अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एटेड और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज क्या हुआ मैं बताऊंगी। मेकअप रूम में जनाब हैदर आए, मेरे प्रोड्यूसर, आयशा ये करना है, ये बात है, कुछ ऐसे बेचारे पूछ लिया आयशा तो पता नहीं क्या हुआ, और मैं तो बस जवाब पे जवाब, ये जवाब पे जवाब, कहते हैं आयशा खैर है, क्या हो गया। तो अच्छा फिर मुझे एहसास हो गया यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वाकई हमारी ज़िंदगी में। और हर बंदा जो है, कभी किसी को काम की टेंशन होती है, कभी किसी को घर की टेंशन होती है, कभी सैलरी की टेंशन होती है, इसी तरह की सैलरी के अलावा बहुत सारी और टेंशनें होती हैं जो हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। अच्छा वैसे तो हम दबा के चल रहे होते हैं अंदर कि कोई हमें यानी कि किसी को नहीं बताना हमने, या कोई भी बात डिस्कस नहीं करनी। लेकिन जब कोई कहते हैं ना दुखती रग को छेड़ दे तो फिर उस बंदे की शामत आ जाती है। ऐसे ही हैदर की शामत आ गई माजरत के साथ हैदर। और मैं बताना असल में ये चाह रही हूँ कि ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा होता है। ये आज नहीं हुआ, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि इंसान जो है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है, कहीं जहनी हम जो है तनाव का शिकार नज़र आते हैं, और हर शख्स मैं कहती हूँ आज जो है टेंशन का शिकार नज़र आता है। और इसका जो गलबा है उसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और कम हिम्मत हो जाता है, और बाद टाइम उसे अल्फाज समझ नहीं आ रहे होते, यार मैं क्या बोलूं। और फिर हम चढ़ दौड़ते हैं, कोई बस कहते हैं कार्ड खाने को दौड़ते हैं। और ये कोई अगर ऐसा बिहेव करता है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई ना कोई उसको मसला है और पूछना चाहिए खैरियत है, ठीक है। अच्छा फिर वो बंदा खुद ही कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि बड़ी जल्दी इंसान को एहसास हो जाता है कि मैं अपनी चीज़ें जो लेके साथ साथ चल रहा हूँ, इससे या इसको उससे दूसरों को क्या फर्क पड़ने वाला है, ये दूसरे बेचारों का क्या कसूर है। ये दो चीज़ें जहन में रखनी है। अगर आपको कोई टेंशन है, दबाव है, स्ट्रेस है, और उसकी बहुत सारी वजूहात मैं बता चुकी हूँ ज़िंदगी में इंसान को होती हैं। ख़ानदानी मसाइल इंसान के होते हैं, मुलाजमत के मसाइल और माली मसाइल है। मैं कहती हूँ अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और उसके साथ आप देख लें महंगाई है, नफ्सियाती तौर पर हर बंदा उलझनों का शिकार है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो संजीदा सा चेहरा बनाने की बजाय, अक्सर लोग देखते होंगे संजीदा सा चेहरा बना के फिर रहे होते हैं, तो कम अज़ कम हल्की सी मुस्कुराहट लाएं। ये जो तनाव है, ये खिंचाव है, ख़त्म हो जाए। और मैं तो जब भी आती हूँ यहाँ, मैं यही कह रही थी कि मुझे जो है जब मैं शॉप कर रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ, तो मेरी सारी जो टेंशन है, डिप्रेशन है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है बोलने के लिए और दिल की बात करने के लिए। तो यही बात है कि किसी प्यारे से दोस्त को ढूंढें, उससे बात अपनी शेयर करें, और काफ़ी हद तक ये जो चीज़ें हैं कम हो जाएंगी। और अपने आप को मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। यार ये जो वेले लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं। कोई काम समझ ही नहीं आता, कुछ कर ले, कोई घर का काम यार कर लो, अगर घर में बैठे हो, बर्तन धो लो। पता है आपको बर्तन धोने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। कभी आजमा के देख लो आप, सख्त डिप्रेशन में हो, गुस्सा है, और जाके बर्तन धो, उठा फा, बर्तनों की तो शामत आएगी लेकिन ये होगा कि डिप्रेशन जो है ख़त्म हो जाएगा, आप रिलैक्स आपको अपने आप को फील करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे आप अपना डिप्रेशन ख़त्म कर सकते हैं। कुछ गेम्स हैं जिनको आप प्ले कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं। तो इसी तरह आज हमारे साथ एक प्लेयर हैं, एथलीट प्लेयर हैं, उनसे जानते हैं कि डिप्रेशन को ख़त्म करने में ये जो गेम्स हैं वो कितना अहम रोल अदा करती हैं। और आज का जो नौजवान है वो यकीनन जब से ये जो लॉकडाउन हुआ, पेंडेमिक हुआ, कोरोना आया, अब ख़त्म भी हो गया, लेकिन वो डिप्रेशन वाला माहौल यार ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि माली तंगी जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, रूटीन को चलाना मुश्किल है, बिजनेस फ्लॉप हो गए, बच्चों की पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो गई। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ है अकील हुसैन, एथलीट प्लेयर, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ लाए अकील हुसैन, सॉरी। और हमारे साथ नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनका तारुफ करा दूं। उनका भी ताल्लुक यूथ से है, खुद भी नौजवान है, यूथ के हवाले से काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, रुकन नेशनल यूथ असम्बली हैं, सलमान जफर असम्बलिया साहब हैं, उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करा दूँ। वैसे तो तारीफ की कहते हैं तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, अक्सर और बेशतर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं
تو میں تو کہتی ہوں ہماری کبھی کبھی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، اور یہ صدیوں سے جناب میرے ساتھ چلے آ رہے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں۔ تو ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آج ان سے بات کرتے ہیں، ان کی اقسام، علامات اور علاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ حکیم صاحب ہیں، حکیم محمد اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہی تھی نا، آپ تو ہمارے جو ہے گھر کے ممبر بن گئے ہیں، لگتا ہے پروگرام ہی آپ ہی کا ہے۔ بس یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ بلا لیتے ہیں اور لوگوں کو ایک اچھی اویئرنیس دینے کے حوالے سے ایک اچھا پلیٹ فارم مل جاتا ہے۔ بالکل بالکل، اور آپ کی جو باتیں ہیں اس سے یقیناً حکیم صاحب ہم سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ بہت وہ کہتے ہیں نا مزے سے بتا رہے ہوتے ہیں، فلاں فوائد ہیں عائشہ ان چیزوں کے، تو میں تو بہت زیادہ اپلائی کرتی ہوں، تو یہ ضروری ہے۔ آج ہم ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بات بھی کریں گے، اس سے پہلے میں شروع کریں گے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن کے حوالے سے، اور اس سے نکلنے کے لیے گیم جو ہے ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو عقیل سے بات کریں گے۔ عقیل، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ ایتھلیٹ پلیئر ہیں۔ تھینک یو۔ اور اس کے بعد اس آج کے دور میں جہاں پہ اتنی ڈپریشن ہے، مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اور اس میں ایک سپورٹس کے لیے وقت نکالنا میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اب اسی کرونا پینڈیمک کو دیکھیں اگر، تو اس میں بہت سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، اور ہمارے کھلاڑی بھی بہت سے گھروں تک رہے، مطلب گراؤنڈ میں اجازت نہیں تھی، بالکل گھروں میں بال کھیل رہے ہیں۔ اس کے لیے آن لائن ٹریننگ کا شیڈیول بنایا، پی ایس بی نے بھی بنایا، تو اس کو ہم نے فالو کیا، گھر میں ہی ہم نے گیم سٹارٹ کی اور اس کو چھوڑا نہیں، گیم کرتے رہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ پروفیشنل کھیلتے ہیں اس میں تو اب ہمیں انٹینسٹی کرنا پڑتا ہے، انٹینسٹو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ ایک عام اگر دیکھیں سوسائٹی میں مطلب لوگوں کو کہ سپورٹس کے لیے ان کے پاس 1 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ تو دور، تو اس کنڈیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ضروری ہے۔ اچھا، انٹرسٹ پہ بھی ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے آج کے لوگوں، بس ہمارے پاس تو وہ کھیلنے کے لیے ڈفرینٹ گیجٹس ہیں نا، اس پہ بیٹھے ہیں، اب پب جی کھیل لی، فلاں گیم کھیل لی، تو بچوں کو اس سے زیادہ لے کر آ رہے ہیں بنسبت جو ہے گراؤنڈ میں جائیں کھیلیں، اور یا کالجز۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے جو مجھے فیل ہوتی ہے، میں ضرور ڈسکس کروں گی، کہ ہمارے دور میں جب ہم اپنی بات کرتے ہیں حکیم صاحب، آپ دیکھیں کہ کالجز میں گراؤنڈ ہوتے تھے، اب گراؤنڈ بھی تو نہیں ہے، اب گیم سالانہ ہو گیا، اینول جو ہے گیم کا ایک ایونٹ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی گیم ہے ہی نہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں۔ وہ ایسے ہے کہ اب کرکٹ کو دیکھیں، بہت زیادہ حد تک کھیلی جا رہی ہے، ایک پلیئر 50 کرتا ہے، سالوں یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ایک پلیئر ہیں عبد الخالق، ایتھلیٹ ہیں، صوبے دار تھے، اب میرے خیال میں اس کو ہمارے ایتھلیٹکس کے نوجوان بھی نہیں جانتے، جنہوں نے پاکستان کے لیے 36 گولڈ میڈل اور 26 سلور، 13 برونز میڈل لیے انٹرنیشنل، اب اس کا نام تک نہیں جانتے ایتھلیٹس۔ ایسے ہی ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، اس میں محمد سہیل جنہوں نے 300+ گول کیے پاکستان کے لیے، اور یہ ریکارڈ ہے، عالمی ریکارڈ ہے، اس کو نہیں جانتے۔ یہاں پہ جسٹ کرکٹ کا زیادہ تر ہے، کرکٹ فیمس ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو چاہیے کہ کم از کم 1 گھنٹے کے لیے گراؤنڈ جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں، وہاں پہ خود بھی کوئی ایکٹیویٹی کریں، اور بچوں کو کسی نہ کسی گیم میں ایڈمیشن دلوائیں۔ ٹھیک ہے، یہ مزید بات بھی کرتے ہیں، شوق کیسے ہوا، کیا پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ پیرنٹس کے ذہن میں یہی بات آ جاتی ہے کہ پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی ہمارے بچوں کی اگر یہ کھیلتے رہے، گیم کھیلتے رہے، اور اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا کہ یہ سارا ٹائم گیم میں اسپینڈ کر دے۔ اس سے مزید بات کرتے ہیں کیونکہ سلمان ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں، یوتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ یہ خود ینگ ہے، تو جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا سوشل ورک کر رہی ہیں۔ جی سلمان، ویلکم کریں گی۔ اور کیا فرسٹ آف آل تھینک یو، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ تھینک یو۔ تو میں نیشنل یوتھ اسمبلی کا جنوبی پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ تو ابھی یہی ہے کہ اب فلڈ آیا ہوا ہے، لوگوں کے یوتھ کے کافی مسائل ہیں، جیسے اب کرونا آ گیا ہے، نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں، تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان کو نوجوان کو سپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان کی یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور انہی نوجوانوں کی وجہ سے آج پاکستان کیا کہتے ہیں قائم و دائم ہے۔ باقی کیا کہتے ہیں، اور میں بھی جو سوشل ورک کافی پچھلے 10-12 سالوں سے کر رہا ہوں، اور اپنے علاقے میں مسائل، اب میں انشاءاللہ تعالی کچھ مہینوں تک ایک اسکول بھی بنوا رہے ہیں سیلف پہ۔ تو اسی طرح میں پاکستان کے جتنے بھی نوجوان ہیں انہیں بھی یہی کہوں گا کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جو بھی چاہے غریب ہیں یا کوئی ضرورت مند ہیں، تو اپنی مدد آپ کے تحت ان کی ہیلپ کریں،
اس سے آپ کو ذہنی اور قلبی سکون بھی ملے گا. اسٹارٹ کیسے دیکھیں ہم کہتے تو ہیں یار کہ نوجوانوں اٹھو یہ کرنی ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو، تو ایک بچہ جب سوچتا ہے کہ میں ایز اے انڈیویجول میں کیا کر سکتا ہوں، تو لازم بات ہے کہ گروپ ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، تو کس طرح آپ نے سٹارٹ کیا سوشل ورک اسی حوالے سے؟ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا نا ان ایکٹیویٹیز میں چاہتا تھا میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، اور اب میں نے پھر چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا. بچپن میں کرکٹ ٹورنامنٹس کرواتا تھا، ان میں نوجوانوں کو اس سے یہ ہوتا تھا. پھر میں نے کبڈی میچز بھی کروائے یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے کا، مجھے شروع سے ہی شوق تھا. تو اب جیسے اب ٹائم گزرتا جا رہا ہے، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے اگر یہ نوجوان سارے ہم صحیح ہو جائیں تو یہ پاکستان میں بہت چینجنگ آ سکتی ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں جتنی یوتھ ہے پروموٹ ہوگی، اور اس طرح سے یعنی فارغ وقت جو ضائع کرتے ہیں اس کی بجائے جو ہے کسی کام میں بزی ہو جائیں کہ چاہے رفائی کاموں میں ہی بزی ہو جائے، تو بچے بڑے شوق سے کرتے ہیں. اگر این جی او کا کہا جائے تو بڑے بچے اس وقت تو جڑ جاتے ہیں، لیکن ایسے مل کر جو ہے گروپ میں جو ہے کرنا بہت مشکل بھی لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ شاید اتنے فیم بھی نہ ملے. اچھا یہ بات کرتے ہیں حکیم صاحب سے. اور حکیم صاحب اب آپ بتائیں، آپ نے تو خود ہی بتانا ہے. جی بالکل، آج میں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کچھ اویئرنیس دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے آج کے دور میں صحت کے حوالے سے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیشنٹ اس کا مل جاتا ہے، کیونکہ ہماری خوراک، ہمارا ماحول، رہن سہن یہ اس نوعیت کا ہے کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ اس ہیپاٹائٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل. ہیپاٹائٹس ایکچولی جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، ہیپاٹائٹس، ہیپا معنی جگر، لیور کے حوالے سے، اور آئٹس جو ہے نا انفیکشن کے حوالے سے، کہ جگر کی یہ انفیکشن، جگر کی سوزش، یہ ایک جگر کی بیماری ہے. جگر ہمارے جسم کا ایک وائٹل آرگن ہے، اور اگر جگر صحیح طریقے سے ورک نہ کر رہا ہو تو ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگی کے باقی جو امور ہیں، کام کاج ہیں، وہ ہم صحیح طریقے سے ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہم صحیح انجام نہیں دے سکتے. یہ ایکچولی جگر ہمارا جو ہے یہ ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے، جس طرح ایک فیکٹری کا میں ایک مثال دوں گا کہ اس کا ایک برنر ہوتا ہے، یا اس کی ایک اوپر جو ایک چمنی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی ویسٹ پروڈکٹس کو جو ہے نا وہ ضائع کر رہی ہوتی ہے، دھواں وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو باہر نکال رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جگر بھی ہمارے جسم کا ایک ایسا آرگن ہے جو ہمارے جسم کے اندر جو فضلات وغیرہ جو جمع ہوتے رہتے ہیں، فاسد مادے، ڈائجسٹو سسٹم کی کسی بھی قسم کی ایب نارمیلٹی، خرابی کے حوالے سے، تو ان فاسد مادوں کو یہ خارج کرتا رہتا ہے. اگر یہ سست پڑ جائے، اس کا عمل سست ہو جائے، تو پھر ہمارے جسم میں باقی بیماری کی علامات شروع ہو جاتی ہیں. خصوصی طور پہ اس کی علامات کیسے پتہ چلتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جسم تھکا تھکا ہوگا، لیتھارجی ہوگی، متلی ہوگی، قائے آئے گی، بعض اوقات جسم گرم ہوگا، بخار کسی کیفیت ہوگی، اور کسی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، بھوک نہیں لگے گی، سمجھے. اور اگر کھا لیا ہے، پیٹ میں بعض اوقات جو ہے نا کریمپس یا تھوڑی سے پین سے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بعض اوقات موشن سے ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات پیٹ کے اندر اس کی ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اس کے اندر پانی پڑ جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا بلیک قسم کے موشنز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کی پھر بیڈ علامات ہیں، خطرناک علامات ہیں، بری قسم کی علامتیں ہیں، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اب یہ جگر کافی حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے اور آخری سٹیجز کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر اس حوالے سے جگر کی ہم اصلاح کرنا چاہیں تو جگر ہمارا ایک وہ واحد جسم کے اندر عضو ہے، غدود بھی اس کو کہتے ہیں، غدد بھی ہے، کہ اگر اس کے کاٹنا شروع کر دے، یہ کٹنا شروع ہو جائے، تو باقی جو حصہ اس کا بچ رہتا ہے، اگر وہ ہم اس کا صحیح علاج کر لیتے ہیں اور وہ صحت مند ہو جاتا ہے، تو باقی چھوٹا سا بچا ہوا ٹکڑا بھی اپنی نارمل لمٹ تک پورا جگر بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ ہمارے جسم کے اندر واحد عضو ہے جو کھائے جانے کے باوجود، کٹنے کے باوجود، ٹرانسپلانٹ ہونے کے باوجود یہ جو ہے نا یہ پھر دوبارہ بڑھنا اور اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس جو ہے جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، یہاں پیشنٹ زیادہ ہیں
اور یہاں کیا ریجن جی کیا ہے؟ بالکل، یہ پیشنٹ ریشو تو تقریباً ہر جگہ زیادہ ہے، لیکن ملتان پنجاب کے کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے کہ آپ کے ہاں یہ مظفر گڑھ لیا ہو گیا، ڈی جی خان کے ایریاز ہو گئے، سمجھے ملتان کے کچھ ایریاز ایسے ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ، صادق آباد، رحیم یار خان، اس سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو جہاں صحت کی سہولیات نہیں ہے، صاف پانی میسر نہیں ہے، کیونکہ یہ کنٹامینیٹڈ ڈیزیز ہے، یہ زیادہ تر جو ہے نا پانی سے پھیلتی ہے، صاف قسم کی غذا نہ لینے سے ہوتی ہے، صاف پانی نہ پینے سے، سبزیاں ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے ان کو دھوتے نہیں ہیں، صفائی نہیں رکھتے، سبزیوں کے اوپر سپرے ہوتا ہے، نیچے کھاد ہوتی ہے، تو اس کے جراثیم جو ہے نا اسی طرح لینے سے پھر آنتوں میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، تو معدے اور آنتوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے لیور جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اسی سے پھر یہ ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے۔ اس کا جو جراثیم ہے، اس کا جو بیکٹیریا وائرس ہے، خصوصی طور پہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور اس کا جو وائرس ہے وہ ایک قسم کا چور قسم کا ہوتا ہے، وہ اندر جا کے چھپ کے علاج ہونے کے باوجود بھی بے ہوش پڑا رہتا ہے یہ، اور یہ کسی بھی وقت لمحے میں یہ دوبارہ اپنا جو ہے نا یہ جاگ جاتا ہے، جب یہ جاگتا ہے تو بیماری کو بھی دوبارہ جگا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر اس حوالے سے بچنے کے لیے بہت زیادہ حد تک کریں، اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے دھو کے جو ہے نا کھانا کھائیں، صابن سے دھوئیں، ہم واش روم جاتے ہیں تو اچھی طرح صابن سے اس کو صاف کریں، واپس آئیں تو اس وقت بھی اس کو بعد میں بھی صاف کریں، اور پانی ہم بوائل کر کے استعمال کریں، فلٹریشن پلانٹ سے پانی لیں جہاں پانی صاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایکچولی سیوریج کا پانی جو ہے نا ہمارے ان پینے والے کارپوریشن کے بلدیہ کے پانیوں میں جو ہے نا شامل ہو رہا ہوتا ہے، پائپس بہت حد تک پرانے ہیں ہمارے ہاں، وہ ان کے اندر زنگ لگا ہوتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں انہی سے پھر وہ پانی دوبارہ جو ہے نا یہ کنٹامینیٹڈ واٹر جو ہے نا یہ شامل ہو کے اس کو پھر کنٹامینیٹڈ کر دیتا ہے، جراثیم آلود کر دیتا ہے، پھر جو اس طریقے سے اس کے وائرس وہاں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل یہ ایک ویکسینیشن کا عمل بچوں میں چلا ہوا ہے، تو جیسے پولیو کا وائرس ہے اسی طرح ہیپاٹائٹس کا وائرس ہے، اور یہ وائرس کافی حد تک جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو خصوصی طور پہ ان کی صحت کو کافی حد تک متاثر کر رہا ہے، اور ایسے افراد صرف جوانوں میں نہیں بوڑھوں میں ان میں بھی اب تو یہ ہے کہ تقریباً سمجھ لے جائیں کہ 15 کی ایج سے اباؤ جتنے بھی آ رہے ہیں ڈیزیزز، اس ڈیزیز کے کافی سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، اور وہ جو ہے نا کافی اس حوالے سے پریشان کن ہوتے ہیں۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ بے خوابی کی شکایت بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی کمی ہو جاتی ہے، پرابلم ہو جاتا ہے، اسٹمک ان کا اپسیٹ جی چہرے کے پرابلم اس میں آتے ہیں۔ حکیم صاحب ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ پیلیا جس کو کہتے ہیں، ہم یہ چیز آنکھیں تمہاری پیلی ہو گئی ہیں، تمہیں ہیپاٹائٹس، تو ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے۔ ایکچولی اس کی یہ ایک واحد علامت ہے ہیپاٹائٹس کی، جیسے میں نے کہا کہ کئی قسمیں کم و بیش آج کے دور میں 6 قسمیں ہیں، اے بی سی ڈی سے ای ایف تک یہ چلا گیا ہے، سمجھے، اور پیلیا جو ہے نا اس کو پیلا یقان ہم لوگ کہا کرتے ہیں طب کے اندر، یہ واحد اس کا پیلیا پر ہونا، یہ بیماری پیدا ہونے کی یہ پہلی علامت ہے کہ عام شخص بھی ذرا اویئرنس رکھتا ہے گھر کے اندر، گھر کی بڑی بوڑھیاں، نانی، دادیاں، مائیں، والدین، وہ بھی دیکھ کے بچے کی آنکھوں کو، بچے کے چہرے کو پہچان جاتی ہیں کہ بچے کو جو ہے نا اب یہ تکلیف پیلیا کی محسوس ہو رہی ہے، اور اس میں بچہ جو ہے نا چھوٹے، اب تو یہ ہے کہ پیلیا پن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ خصوصی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 15 کی ایج میں یا بڑی عمر میں، اب تو پیدائشی طور پہ بھی ہونے لگا ہے، نومولود بچوں کے اندر بھی پیلیا کا مرض پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصاً جو مائیں بنی ہیں، جو نئی مائیں ہیں یا ہوتی ہیں جو دودھ پلانے والی، یا یہ ہے کہ دوران پریگننسی ڈیورنگ جو ہے نا وہ اس قسم کی میڈیسن استعمال کرتی رہتی ہیں کہ وہ ان کو جو ہے نا پھر وہ میڈیسینل ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے نا بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں، اگر اکثر خواتین کو پریگننسی کے دوران ہو جاتا ہے تو یہ کس حد تک خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بچے میں آگے منتقل ہوگا یہ چیز، اور اس کا یہ ہے کہ اگر اتنی خطرناک ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا یہ جو پریگننسی ہے وہ اس کی مس کیریج ہو سکتی ہے، سمجھے، اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پہ ان کو جو ہے نا اچھی خوراک کی توجہ دینی چاہیے، جو مائیں نئی ہیں چھوٹی، مطلب جن کی پہلی دفعہ یہ پریگننسی ہو رہی ہے ان کو خصوصی طور پہ جو ہے نا اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل سے مزید بات کرتے ہیں، عقیل سے بات کرتے ہیں۔ عقیل، ہم بات کر رہے تھے گیم کے حوالے سے اور نوجوانوں کو
तो एडवेंचर जो है आजकल के हमारे नौजवान चाह रहे हैं, और एडवेंचर हमें इनको मिलता है, बाइक जो है आपके सामने है, तेज भगा रहे हैं और किस तरह से एडवेंचर कर रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, तो पता नहीं कौन कौन सा एडवेंचर कर रहे हैं। अच्छा, एडवेंचर में जो टिकटॉक आजकल बनाने के लिए एडवेंचर कर रहे हैं, तो कल पता नहीं किस शहर का था वाक़या, तो चोरी भी लोग कर रहे हैं, ये एडवेंचर है कि टिकटॉक बनाना है। वो लड़का जो है मोबाइल चोरी करते, टिकटॉकर जो है कि मैंने बनाना, ये तो हाल है लोगों का, बच्चों का आजकल। तो असल में दो चीजें, एक चीज ये है कि खुद से इंस्पायर होता है बंदा, हाँ। समटाइम एक मोटिवेशन खुद से मिलती है इंसान को। दूसरा ये कि इसमें पेरेंट्स का रोल होता है, सोसाइटी का रोल भी होता है कि आप किस सोसाइटी में रहते हैं और आपके पेरेंट्स आप पर कितनी तवज्जो देते हैं। आजकल ये है कि माएँ भी काफ़ी सारी ऐसे हैं कि खुद पे तो तवज्जो देती हैं, बच्चों पे नहीं देती ज़्यादातर, तो इसमें ये रोल है। और एथलेटिक्स की जहाँ तक बात करूँगा मैं, क्योंकि एज ए एथलीट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, बिगनिंग जो मेरी है थोड़ा सा उस पर बताता हूँ फिर आपको थोड़ी। कॉलेज में मैंने 2014 में एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में, तो वहाँ से मेरी बिगनिंग हुई एथलेटिक्स में। कॉलेज की सालाना गेमें होती थी, तो वहाँ पे एडमिशन के कुछ माह ही बाद सालाना गेमें हुई मुनक्कद, उसमें एथलीट दौड़ें कर रहे थे, जंप्स वगैरह, टग ऑफ वार, सारी गेम्स जैसे होती हैं। तो मेरे एक फेलो थे, उन्होंने कहा कि आप जंप में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, मैंने कहा मुझे तो नहीं ऐसा आइडिया, मैंने कभी माशाल्लाह, और स्मार्ट से उन्होंने कहा हाइट भी आपकी अच्छी, वैसे शुरू से मैं एजाइल था। अच्छा, मतलब कि एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी थी कुछ हद तक। तो उसने कहा कि यार आप जंप करो, कोशिश तो करो। मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। कहते ट्राई करो। मैंने ट्राई किया, जंप कर लिया मैंने, कोई पोजीशन नहीं आई लेकिन अच्छा कर लिया जंप, मतलब के। तो वो मेरा टारगेट था उस वक्त। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिली। एथलीट ट्रैक पर दौड़ते थे, वहां पे पोजीशन लेते थे, उनको मेडल्स वगैरह। अब कितनी बुलंदी से वो कर लेते हैं, जंप कर लेते हैं? जंप मैं आग लगा लेते हैं। लॉन्ग जंप नहीं, मैं दो जंप्स करता हूँ, एक पोल वॉल्ट है, दूसरा है हाई जंप। तो हाई जंप ये होता है कि स्टैंड होता है, उसके ऊपर से बार होती है, बार कितना फुट हो गया? 1.80 मीटर तक मैंने किया है। अच्छा, गुड, जबरदस्त। और पोल वॉल्ट जो है वो मैंने किया है 350 तक पोल वॉल्ट, क्योंकि मेरे पास पोल नहीं था। स्टैंडिंग जो ये आम लकड़ी का बांस से होता है, इससे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। अच्छा। तो वो जो पोल वॉल्ट है वो बड़ी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसकी। जो पोल होता है ना फाइबर का, 70 to 80,000 का वो पोल आता है। अब यकीन करें हमारे पास यहाँ साउथ पंजाब में किसी के पास वो पोल वॉल्ट नहीं है, वॉल्टिंग पोल जो होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में भी मैं उसी बांस पे ट्रेनिंग करता रहा हूँ। ठीक है, इससे मजीद बात करते हैं, यानी कि सहूलियात का फुकदान है लेकिन साढ़े मुंडे की जोश है, तो बांस पर भी जो है इन्होंने जंपिंग किया। तो मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप। मुजफ्फर और अखिल से बात हो रही थी और इनसे जान रहे थे कि साउथ पंजाब में एथलीट्स को जो है क्या क्या मसाइल हैं, एथलीट के हवाले से एथलीट को क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले आपको थोड़ी सी जो मेरी अचीवमेंट है वो बता दूं। अच्छा, मेडल भी जीते हैं, ये भी बता दूं, 6 मेडल जीते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हुए हैं, और बताएं मजीद बिल्कुल आप। उसके बाद मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने 2014 में एडमिशन लिया, सालाना खेलें देखी, मैंने फिर वहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में फैसल स्टेडियम है, वहाँ पे बाकायदा मैंने ट्रेनिंग का आगाज किया। ठीक है, तो उसमें ट्रेनिंग मैंने की अच्छी खासी, वहाँ पे एडमिशन लिया। हाई जंप पोल वॉल्ट के एक उस्ताद हैं हमारे, आर्मी के रिटायर्ड हैं, जावेद इकबाल खानजादा साहब, उससे ट्रेनिंग की। उनके पास एक पोल था, आर्मी से वो लेके आए थे, टूटा हुआ, बेंट नहीं होता था, लेकिन उस पर ट्रेनिंग की हमने। तो उसी में हाल ही में अभी तो मैंने पोजीशन ली है यूनिवर्सिटी में, लेकिन तब की बात है मैं यहाँ पे ट्रायल हुए थे BZU में, ट्रायल मैंने पास किए। आज पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हो रहा था, चैंपियनशिप इस्लामाबाद, वहाँ पे मैंने हाई जंप में 4th पोजीशन और पोल वॉल्ट में 5th पोजीशन ली थी। गुड। उसके बाद फिर कॉलेज में हमारी जो सालाना खेले हुई थी, जिसमें मुझे मोटिवेशन मिली, वही नेक्स्ट ईयर अब मैंने फुल ट्रेनिंग की, रेसेस की भी, पोल वॉल्ट हाई जंप की भी। वहाँ पोल तो नहीं होता था लेकिन हाई जंप होता था, तो वहाँ मैं फिर सेकंड बेस्ट एथलीट बना रेसेस में। उसके बाद 2016 में मैंने BZU में इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, जिसमें हमारे साउथ पंजाब के टोटल कॉलेजेस आते हैं, मियाँ चन्नू, पाकपतन, बूरेवाला, लैया, कोटद्दू, ये सारे होते हैं, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के सारे।
تو وہاں پہ میں نے ہائی جمپ میں گولڈ میڈل اور پول والٹ میں سلور میڈل سیکنڈ پوزیشن. زبردست. ڈسٹرکٹ لیول پر بھی کھیلے آپ؟ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کھیلا ہوں. پھر میں کالج میں بیسٹ ایتھلیٹ بنا 2017 میں. بیسٹ ایتھلیٹ میں میں نے 6-7 ایونٹ، 5 کلومیٹر ریس میں فرسٹ، 3 کلومیٹر ریس میں سیکنڈ تھا، اور 1500 میٹر ریس میں فرسٹ تھا، 800 میٹر ریس فرسٹ، 400 میٹر ریس فرسٹ، اور ہائی جمپ میں فرسٹ. جی ایتھلیٹکس از دی مدر آف گیمز یہ کہا جاتا ہے. بالکل. تو پھر وہاں سے شوق پیدا ہوا تھا. اچھا بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ پیرنٹس کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس چیز میں نہیں، گیجٹ میں نہیں ہو رہا، یہ نظر نہیں آتا. لیکن جو جب گیمز کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہی بات ہو گئی کہ کالجز میں رجحان نہیں ہے، اسکولوں میں زیادہ تر میں بات کروں گی رجحان نہیں ہے. وہ اینول فنکشن ہو گیا، ایکسپورٹ ڈے ہو گیا، پیرنٹس کو بلا دیا، ڈرم شرم بجا دیے، تو بس یہ کافی. جس کی جو مین ریزن ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے جو پی ای ٹی ہوتے ہیں نا اسکولز لیول پہ، فزیکل ایجوکیشن ٹیچر، ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بچوں کو فزیکل ٹریننگ دینا، ایکسرسائز سکھانا، وہاں سے موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. لیکن آج کل اسکولز میں، ہم بھی مڈل اسکول گورنمنٹ میں پڑھے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک فزیکل انسٹرکٹر ہوتا ہے وہاں پہ، ٹیچر ہوتا ہے، وہ یا تو ڈور کے لاک کر رہا ہوتا ہے، یا صفائیاں کروا رہا ہوتا ہے، یا پھر اسمبلی کروا دیتا ہے. اتنا تک مطلب وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. جب وہ خود ایتھلیٹ نہیں تھا، اس نے پیپر پی پی ایس سی کیا یا جیسے بھی انٹری ٹیسٹ وہ پاس کر گیا، اس کو جاب مل گئی، لیکن وہ رسپانسبلٹی اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک مین ایشو ہے کہ بچوں میں رجحان پیدا نہیں ہوتا. آپ کے گھر والوں نے نہیں وہ کہا کہ یار یہ تو ایک ہابی ہو گئی نا یار، ایک گیم کھیل رہے ہو، یہ اس کو پروفیشنل آگے کچھ لے کر چلنا ہے، کچھ لگتا ہے اس میں کوئی فیوچر ہے، کچھ اس طرح؟ اس میں فیوچر، بہت فیوچر ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو بیسک آپ کو ایڈمیشن فری مل جاتا ہے یونیورسٹی میں جب آپ ٹرائل پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیشنل لیول پر آپ کھیلتے ہیں، اس میں آپ کے میڈلز وغیرہ سب کچھ آتا ہے. پھر ابھی میں ماسٹر کر رہا ہوں اسپورٹس سائنسز میں، تو یہ جو میرے میڈلز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، یہ میرے لیے ایڈوانٹیج ہے. آگے جاب میں میرے لیے آسانی پیدا ہوگی مطلب. اور جو بچوں کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ پیرنٹس اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تو کچھ پیرنٹس تو ایسے ہیں جو بچوں کو خود ہی لے جاتے ہیں، ایڈمیشن کرواتے ہیں اسٹیڈیم میں، گراؤنڈز میں، اکیڈمی میں. لیکن میرے حوالے سے یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا میں نے خود کیا اپنے سر پر، اس میں پیرنٹس کا کوئی رول نہیں ہے. بس پیرنٹس مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو. بالکل. ہمارے سریکی وسیع میں زیادہ، اگر میں سریکیوں کی بات کرتی ہوں، میں اوروں کی بات نہیں کرتی ہوں، وہ تو اسپوکن بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں، کیونکہ میں بھی ایک سرائکی گھر سے ہوں، تو کرنا ہے خود کرو، خود ہی میں ایڈمیشن لے رہی ہوں، خود ہی سارے ادھر کزن سے جا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، دیکھ، تو کوئی ایسا نہیں ہوتا. پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو. تو بچوں کے واسطے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی شادی کرنی ہے، کیا کرے گی پڑھ کے زیادہ. تو یہ ہمارے سرائکی رسید میں یہ چیز پائی جاتی ہے. جبکہ میں جتنا بھی میری اسٹڈی ہے شادی کے بعد ہے، تو بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے خاص کر پہ. بہت ضروری ہے. کسی بھی اسٹیج پہ جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں. ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی تو وہ پوری قوم جو ہے نا وہ پڑھے گی. بالکل. اور اسی طرح وہ صحت مند اور جو ہے نا بڑی قوم بنے گی. اگر ماں ہی بیچاری کچھ نہیں جانتی تو ہمیشہ تعلیم ماں کی گود سے ہی چلتی ہے، اویئرنیس وہیں سے ہی آتی ہے، انسانیت وہیں سے پنپتی ہے. بالکل. سلمان آپ سے بات کرتے ہیں، اور کیونکہ سوشل ورک بھی کر رہے ہو، اس حوالے سے جانتے ہیں یوتھ کے حوالے سے، تو کس طرح جو ہے یوتھ کو انگیج کیا جا سکتا ہے؟ آج کل آپ کو جو ورک کرتے ہیں تو کیا نظر آتے ہیں ہماری یوتھ کن چکروں میں اور کن مسائل میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ آج کل جو چل رہا ہے، ایک تو سوشل میڈیا پہ ہماری جو یوتھ ہے ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک پہ، اس طرح سے اسٹڈی سے تھوڑا سا یہ ہٹ چکے ہیں. دوسرا یہ اب ہمیں چاہیے، ہماری یوتھ میں نا کیا کہتے ہیں کوالٹیز بہت ہیں، یہ انٹیلیجنٹ بھی بہت ہیں، تو اگر یہ تھوڑا سا اپنا دھیان اسٹڈی پہ دیں تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ اب پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں 70% ہے میرے خیال میں یوتھ، تو اس میں اب نوجوان بھی آ رہے ہیں پولیٹکس میں. اگر یہ سارے اس طرح مل کے کام کریں تو پاکستان میں کافی چینجز آ سکتے ہیں، اور اس میں بہت سارے سیکٹرز ہیں. اچھا، یوتھ کے چیلنجز کی بات ہو رہی تھی، مسائل کی بات ہو رہی تھی. پہلے تو مسائل یہ ہے کہ اسکول یا کالج میں
क्या किस फ्यूचर क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेना, ये एक मेन होता है, फोकस होता है, हमारा टारगेट क्या है, हमने करना क्या है फ्यूचर में जाके। अच्छा, उसके बाद अगला जो मसला आता है, जब वो फील्ड में आते हैं, जब प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं, तो फिर जॉब नहीं है, जो पढ़ा है, जो किया है और जॉब नहीं है, ये बहुत सारे मसाइल हैं। आजकल काफी आ रहा है, अब काफी नौजवान हैं जो डबल मास्टर करके MBA करके वो बेचारे डिग्रियां उठा के जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। ये तो गवर्नमेंट की चाहिए ना, ये प्रोवाइड करें। और क्या कहते हैं, इस तरह से टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। अब जो हमारे यूथ के काफी नौजवान हैं जो क्या कहते हैं एथलीट्स में भी काफी आ गए हैं, जैसे ये भाई आए हुए हैं। तो इस तरह ये गवर्नमेंट, असल में हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम ही खराब है शुरू से ही। तो ये अब यूथ को चाहिए, अब तो सोशल मीडिया वर्ल्ड जो है ना कनेक्टेड हो चुकी है, अब ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये चेंज लेके आए। ठीक है, सिस्टम पे हम हर वक्त बात करते हैं, सिस्टम खराब है। सिस्टम तो हम सब ने मिलकर बनाया है, अगर हम चाहें तो हम आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर जो है इस सिस्टम को बदल सकते हैं। मैं ये सोचता हूँ अगर जो हमारी यूथ है ना वो मिल के, ये जो पुराने चेहरे हैं इनको हटा के नौजवानों को, जो नए ब्राइट स्टार्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, जो जिस काम में माहिर है, कोई अगर यूथ में क्या कहते हैं अपना एथलीट है जो भी है, तो उनको मिनिस्ट्रियाँ दी जाएं। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ, अगर जो पुराने जो हैं उनसे काफ़ी तवक्कुआत थी, उन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। जो न्यू जनरेशन है, मैं ये चाहता हूँ न्यू जनरेशन को प्रमोट करें और ये सारा कोई ऐसा सिस्टम करे, ये आर्मी चाहे कि इन सब को जो आ रहे हैं पिछले 30-40 से हुक्मरानी करें, इनको हटा के नौजवानों को आगे लेके हैं और ऐसे नौजवानों को मिनिस्ट्रीज भी दें। तो क्या आप समझते हैं कि बगैर एक्सपीरियंस के ये जो है हुकूमत की भागदौड़ अगर हम नौजवान दें, क्योंकि एक्सपीरियंस तो लाजिम बात है, किसी फील्ड में आने के लिए जरूरी है, तो ना तो जो कार का पहले भी रोना रोया जाता है, शिकवा किया जाता है कि ऐसे ऐसे लोगों को मिल गई। जो एक 30 से 35 साल का नौजवान है, वो अगर अपनी किसी चीज में माहिर है, एक तो उसका माइंड बहुत शार्प होगा, ठीक है, तो वो फ्रेश माइंड होगा, वो नए आइडियाज लेके आएगा। दूसरा ये है कि जो पुराने हैं 60-65 के, उनके माइंड भी डल हो चुके हैं, अब पिछले देख वो कुछ नहीं कर सकते। वो जो नौजवान है, अगर हम उसको क्या कहते हैं किसी, अगर एक लॉ का किसी को मिनिस्टर बना देते हैं, अगर यूथ में कोई क्रिकेट का अच्छा है उसमें उसको मिनिस्ट्री दे देते हैं, CSS हैं, टॉपर्स हैं, तो अगर ये सारे आ जाए, मैं समझता हूँ 30 से 40 की रेंज वाले बच्चे भी ना हो, तो पाकिस्तान का टोटल सेटअप चेंज हो जाएगा। और इसमें ये है पाकिस्तान तरक्की भी बहुत ज्यादा करेगा। हाँ, अलबत्ता इनको जो एजिड हैं उनको क्या कहते हैं मशवरों के लिए रखें, बिल्कुल एडवाइस, हाँ एडवाइस करने के बड़ों की जरूरी होती है, एक इनका शफकत वाला हाथ हो, लेकिन ये साइड पे हो, आगे टोटली अब हमारी यूथ को प्रमोट करें। तो क्या यूथ सियासत में इंटरेस्ट लेती है? चंद एक लोग मुझे नजर आते हैं, जैसे आप हैं, ऐसे कुछ और आते हैं बच्चे यहाँ जो रिलेटेड होते हैं, ये सियासत में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन यूथ को मैंने रूटीन वाइज नहीं देखा सियासत में इंटरेस्ट लेते, बात करना पसंद नहीं करते और कुछ पता नहीं कि हमारे वज़ीर आज़म कौन सा होगा फला, यानी कुछ नहीं। चलो इमरान खान साहब को तो सबको पता है कि फेमस पर्सनैलिटी है, तो बाकी तो कुछ भी पता नहीं है हमारे बच्चों को। एक्चुअली बात ये है कि ये जब इलेक्शन होते हैं ना, इन लोगों को जब इलेक्ट किया जाता है, तो उस वक्त जो है ना हमारे जो इलेक्ट करने वाले लोग हैं उनको भी इन पे इतना बिलीव नहीं होता। ये हमारे यहाँ ये एक अफसोस और दुख की बात है कि हमारा जो कल्चर है सियासत के हवाले से, खसूसी तौर पे हमारे यहाँ एक शख्सियत का वोट होता है। हमारे यहाँ कोई माटोज नहीं देखे जाते, कोई नजरियात नहीं देखे जाते, ये देखा जाता है कि मेरा ताल्लुक किस शख्स के कितना है, बिल्कुल मैं उसके साथ कितना। और ये सदियों से चला आता है, ये बुजुर्गों से फिर उनकी औलादों में ये मुंतकिल चीज हो गई है। ये अब सियासत हो गई और नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। इसको चाहने से नहीं बदला जा सकता। शायद आप जो चाहते हैं इसको कितने साल मजीद लगे, आपने ये जहन बनाया, आपने ये चीज अपने बच्चों में मुंतकिल की और इस तरह मुंतकिल करते गए। और ये जो अब हमारी जो जनरेशन पिछली जा रही है 2-3 है, तो उनके जो माइंड बन चुके हैं, वो तो कहते थे जब बच्चा छोटा होता है उससे तो माइंड बन जाता है, रुझान देख लेता है कि बच्चा के मेरे बाप का कहाँ है, माँ का कहाँ है, किस तरफ जाते हैं। अभी से बच्चे जब 18 के होते हैं तो आप पूछ रहे थे हमने वोट किसको देना है, मुझसे पूछ रहे थे बच्चे, अगले इलेक्शन आए तो हमारा मामा कहाँ वोट बनेगा, तो क्या, तो अभी से इंटरेस्ट हो जाता है बच्चों का। वही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, असल में हमारी जो सोच है ना वो मुरूसी सियासत, जैसे आप कह रहे हैं बात। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ, एक हमारे हल्के में है बोसन साहब से सुनकर,
वो बेचारे डायलिसिस उनके हुए हैं, वो चल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में हैं। अब आप खुद सोचें, जो एक बंदा चल नहीं सकता, खुद पानी नहीं पी सकता, लेकिन जो हमारी महकूम ज़हनियत इतनी बन गई है, लेकिन हम फिर भी जो, अब मैं ये चाहता हूँ कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। 3 से 4 लाख का हमारा हल्का है, तो उसमें किसी नौजवान ऐसा जो काबिल हो, जो ज़्यादा काम भी कर सकते, थाना कचहरी ये वो, तो इस तरह से फ्लड आया हुआ है, काफ़ी नुकसानात हुए हैं। अगर कोई नौजवान होगा, वो कश्ती पे बैठ के जाएगा, विजिट करेगा, लोगों की हेल्प करेगा, तो एक जो बुजुर्ग आदमी वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से पाकिस्तान में आजकल जो काफ़ी मसाइल चल रहे हैं, यही वजह है। तो मैं ये चाहता हूँ, यूथ को पैगाम यही देना चाहूँगा कि ये खुद ही खड़े हों और अपना हक लेने के लिए बाहर निकलें, अपने आप को पॉलिटिक्स में मजीद बात करते हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हकीम साहब से बात हो रही थी कि इनसे वापस आते हैं अपने मौजू पर। हेपेटाइटिस के अर्थ हम जान रहे थे, अक़साम तो इस पर बात हो गई कि इसकी बहुत सारी अक़साम हो गई हैं। पहले ए और बी थी, अब तो C, D, E, F तक चला गया, आगे चले गए अक़साम। तो बात ये हो रही थी कि रीज़न क्या क्या हो सकती हैं, कहाँ से बचा जा सकता है। एक तो पानी, साफ पीने का पानी जो है वो ज़रूरी है, फिल्टर किया हुआ पानी आपको इस्तेमाल करना है, बॉयल पानी इस्तेमाल करना है। आजकल जो है गटर के पाइपलाइन जो है मिल गए हैं साफ पानी के साथ, और जंग आलूदा हो गए पाइप, तो हमारे जो है साफ पानी के पानी जो है नहीं मिलता हमें। सेकंड जो बात है, अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में हकीम साहब, हमारे लोगों को जब प्यास लगती है तो रोड पे खड़े हुए कोई भी रेडी वाला है, खुबानी का जो है मिल रहा है, शरबत मिल रहा है, पता नहीं कौन कौन से बादाम का शरबत है, ठंडाई है, क्या क्या शरबत है, पी रहे होते हैं। एक तो ग्लास एक दूसरे के एक्सचेंज, अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो दूसरे को हेपेटाइटिस हो सकता है। दूसरी बात, वो पानी साफ है या नहीं जिसमें ये बनाया जा रहा है। इसी बात, और कि ये तो चीज़ें होंगी कि रूटीन वाइज हम रेडियो पे खा रहे होते हैं, वहाँ जर्म है, डस्ट है, एक चम्मच इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें, ये भी हेपेटाइटिस की रीजन, ये भी हेपेटाइटिस की वजूहात में शामिल है। खसूसी तौर पे ये है कि जब अगर हम घर में से जब निकलते हैं बाहर गर्मी के मौसम में, या दफ्तर से घर आते हैं, तो रास्ते में रेडी वाले जो खड़े होते हैं, वहां से जो है ना, या स्कूल में बच्चे जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो रेडी वालों के पास जाके ये लोग जो शरबत मीठे रंग बिरंगे लगा के रखे होते हैं वो पीना शुरू कर देते हैं। वहां ना तो उन लोगों ने पानी कोई साफ किस्म का कोई लिया होता है, उनके पास होता है, गिलास बर्तन एक ही तरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना कोई सफाई होती है, वहां पे मक्खियां सी भिन भिना रही होती हैं, तो वहीं से फिर ये कंटेमिनेटेड होते हैं। और उसके बाद ये है कि दूसरा ये कि ये जो हम लोग जाते हैं बार्बर्स के पास, जो शेव वगैरह बनाने के लिए, कटिंग वगैरह करने के लिए, उनके जो औजार हैं, उनके जो ब्लेड्स हैं, वो साफ नहीं होते, वो जो है ना स्टेरॉइड नहीं होते। और इसी तरह थड़ों में बैठे हुए घरों से बाहर रोडों के ऊपर ये जो लगा के रखे होते हैं, दांत वाले जो बैठे होते हैं आजकल, आदि दांतों के अक्सीर जो है ना, इस तरह के बड़े बड़े सर्जन बन के बैठे होते हैं। अतायत इतनी फैल चुकी है, इतना अफसोस के साथ कहना पड़ता है अब कि जनाब हेल्थ केयर कमीशन बनने के बावजूद ये जो है ना, ये बीमारी उसी तरह मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इन लोगों को हेल्थ केयर कमीशन बनाने का मकसद ही यही था कि मुल्क से किसी ना किसी तरीके से ये अतायत को खात्मा हो। ये जो किस्म के लोग बैठे हुए हैं बीमारियां फैलाने वाले, उनका खात्मा हो, लेकिन ये उसी तरह मौजूद है। आज भी आप जाए हमारे शहर के हुसैनागंज की तरफ जाएं तो आपको फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए मिलेंगे आपको, लेकिन इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता। वहां से लोग दांत निकलते हैं, एक तोते वाले बैठे होंगे आपको, किस्मत वाले। आप जाए दौलत गेट, हुसैनागंज, इन एरियाज के अंदर, तो ये काफी सारे आपको थड़ों पे मिलेंगे, और वहां ना सफाई होती है, ना किसी किस्म का ख्याल रखा जाता है, वो बीमारियां फैला रहे होते हैं। और हमारे हेल्थ केयर कमीशन के जनाब मैनेजर साहब की और दूसरे डायरेक्टर साहब की, उनकी गाड़ियां भी वहीं से गुजर रही होती हैं और देख भी रहे होते हैं। हमारे DHO साहब, ड्रग इंस्पेक्टर साहब भी जा रहे हैं, लेकिन किसी ने इनको आज तक नहीं रोका। हम अगर इन लोगों की निशानदेही करते हैं, अच्छा जी ठीक है हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे कब? जब उनके जनाब लोग इतने सारे बीमार हो जाते हैं और उनके ब्रीफ केस भरे जाते हैं। मैं इस तरह का जनाब ऐनी शाहिद हूं कि लोगों ने जो है ना अतायत को छुपाने के लिए, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन लोगों को जनाब करंडियों के सूट पहुंचाए घरों में, और फिर वो किस तरीके से एक्शन लेंगे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2, जब ये दांत थड़े के ऊपर निकलवाए जाएंगे, वहां से हेपेटाइटिस फैलेगा, और ये जो रोडों के ऊपर बैठे हैं नाई,
उनके जनाब जब कटिंग करवाते हैं, आप शेप बनवाते हैं, उनके औजार साफ नहीं होते तो वहां से आपको हेपेटाइटिस लगेगा। और इसी तरह जो है होटलों में काम करने वाले लोग जो कि जनाब किचन अटेंड कर रहे हैं, वो आपके जनाब आप रोडों पे होटलों में देखे तंदूरों पे जाके तो जो आटा गूंद रहे होते हैं, पसीना आ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो भी जनाब उनकी पकाई हुई रोटी भी हम खाते हैं, सालन बना रहे होते हैं, घी इतना बड़ा अजीब किस्म का होता है जिसे देखने को दिल नहीं करता, लेकिन ये है कि वो हम लोग खा रहे हैं और जनाब वो फिर किस तरीके से हमारी सेहत आएगी और हमारी सेहत उसी तरह गिरेगी और हेपेटाइटिस हमें होगा। और इसी तरह जनाब हम दूसरा जो है ना एंटीबायोटिक्स का बकसरत जब इस्तेमाल करेंगे, दर्द कुश अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें मेडिसिनल हेपेटाइटिस होगा। ये सारी चीजें जो है हेपेटाइटिस की वजूहात में से शामिल है। और बात यही है कि जब हम कहते हैं कि क्यों ये चीज़ जो है ये मर्ज बढ़ रहा है हमारे इलाके में, तो ज़रूरी है और हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा फर्द मौजूद होता है जिसको कभी न कभी हेपेटाइटिस हो चुका होता है। तो ये जो है चीज़ वक्ती तौर पर तो दब जाती है जब आप इलाज कर रहे होते हैं, इंजेक्शन भी अब आ गए हैं, इसका इलाज मज़ीद बेहतर हो गया है, लेकिन ख़ुद भी एहतियात करनी बहुत ही ज़रूरी है। अकील आपसे बात करते हैं, गेम की अहमियत के हवाले से बात करते हैं कि कितनी ज़रूरी है और क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो एक पूरा टाइम चाहिए आपकी जो है बायोग्राफी जानने के लिए वक्त जो होना चाहिए, लंबी कहानी है, लाजमी बात है। तो क्या कहेंगे गेम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ में, आप क्या कहेंगे? जी गेम तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, माशरे की तरक्की के लिए भी, एक पॉजिटिविटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। छोटे जो इवेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें इंस्पायरेशन पैदा होती है स्टूडेंट्स में। अब बच्चे जब ग्राउंड जाते हैं ना, उनकी माइंड पॉजिटिव होता है और उनकी दिलचस्पी बढ़ती है कि हम आगे बढ़ें, कुछ करें, और पढ़ने में भी दिलचस्पी पैदा होती है। सबसे बड़ी बात इसमें आजकल जैसे हकीम साहब कह रहे थे बहुत सी बीमारियां, हेपेटाइटिस भी कह रहे हैं, इसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा हद तक हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, बहुत सी बीमारियों का खात्मा कर सकती है। और स्पोर्ट मैन हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे वो गेम खेलता रहे या ना खेलता रहे, क्योंकि हर वक्त वो गेम नहीं खेल सकता ना यार। लाइफ के किसी हिस्से में खेला, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और किसी लेवल पर अगर आप जैसे खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर तब जाते हैं जब आपने इसको जो है अपना प्रोफेशन बनाना हो, ठीक है। लेकिन आप जरूरी नहीं कि हर चीज को अपना प्रोफेशन बनाया, एक मशगले के तौर पर भी आप जो है खेल सकते हैं। और इससे जो है वही बात है कि रवैये आपके मस्बत होते हैं, मनफी रुझानात जो है ये खत्म होते हैं, एक साइड पर होते हैं और आप हर दम जो है स्मार्ट और फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ना एक डिसिप्लिन पैदा होता है, लाइफ में बड़ा डिसिप्लिन के तहत चलता है। और किसी चीज को अगर वो टारगेट उसके सामने है, वो पॉजिटिव वे से उसको क्लियर करता है, उसमें वो मनफी चीज नहीं आती उसके आगे, वो कहते कि मैं इसको करके रहूंगा। स्पोर्ट्स ये चीज है। और इसमें अगर आप प्रोफेशनल बात करें साउथ पंजाब की, तो आप यकीन करें कि हमारे साउथ पंजाब में अभी तक टार्टन ट्रैक नहीं है, जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है जिसपे खेले होती हैं नेशनल इंटरनेशनल। हमारे पूरे पाकिस्तान में 4 से 5 ट्रैक हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, क्वेटा, कराची, ये 4-5। हमारे पूरे साउथ पंजाब में एक टार्टन ट्रैक नहीं है। टार्टन ट्रैक होता है स्पेशल किस्म का, जहाँ पे दौड़े होती हैं, गेम्स होती हैं। तो हमारे मुल्तान कितना बड़ा शहर है, इसमें टार्टन ट्रैक नहीं है। जब हम यहाँ ग्रासी ग्राउंड पे ट्रेनिंग करके जाएंगे या मट्टी पर करके जाएंगे, वहाँ पे टार्टन ट्रैक होता है, तो हम कम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है, हमारी स्टेपिंग चेंज होती है। तो ये एक मैं कहता हूँ नहीं होती, हमें कहें कि यहाँ इतने जमीनें हैं, भागो तोड़ो, तो वो जो स्पेशल ट्रैक है वो होना बहुत ही जरूरी है। स्पेशल ट्रैक और उसके बाद इक्विपमेंट वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ कि पोल वॉल्ट हमारे पास नहीं है। मैं जब मेडल लेके गया था ना BZU से, तो मुझे मुजफ्फरगढ़ में DCO ने पहनाए, तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि बच्चे के पास वॉल्टिंग पोल नहीं है और मैट नहीं है जिस पर जंप करना है। तो उसने वादा किया था कि मैं लेके दूंगा 1-2 महीने तक जैसे फंड आएगा। तो हम गए थे, नहीं मिला था। वादा ही क्या जो वफा हो गया। तो ये लैक ऑफ सोर्सेज जो है ना, हमारे ब्यूरोक्रेट हजरात और जो है ना हमारे नौजवानों के साथ खेलते हैं उनके दिलों से, इसीलिए हम इंटरनेशनल कम्पीट नहीं कर पा रहे आज पाकिस्तान। इसलिए एथलेटिक्स नाम है लेकिन हमारे लिए सोर्सेज नहीं है, टैलेंट भी है, सब कुछ है। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकील, आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हैं जो जानने को मिली और बच्चों को जो है यकीनन इंटरेस्ट पैदा होगा। घरों में बच्चे हैं
तो इस तरह के गेम में आए, ग्राउंड में गेम खेलना सीखें। और अब जो है जब भी स्कूल या कॉलेजेस जब खुले तो आपने हिस्सा लेना है, बाकायदा पार्टिसिपेट करना है। और ये ज़रूरी भी है, तालीम के साथ साथ, एजुकेशन के साथ, बुक्स के साथ साथ थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अगर ग्राउंड से बात होगी ना, हॉस्पिटल्स वीरान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सलमान जफर हमारे साथ हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। क्या मैसेज जाएगा सलमान, आज के दिन देखने वाले बच्चों को, नौजवानों को क्या मैसेज जाएगा, क्या कहो? आज यही है, नौजवानों को मैं यही कहूँगा आज से वो अपने लिए स्ट्रगल करें, क्योंकि अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई खुद ही बाहर निकलें अपनी एफर्ट्स के साथ, और इंशाल्लाह ताला इस जो सिस्टम है ना इसको चेंज करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। कुछ हकीम साहब ने बात कहनी है? एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि इलाज मुआवजे के हवाले से चाहिए ये कि जब हमें कम से कम अपना मुआलिज जो है ना वो एक अच्छा मुंतखब करना चाहिए, उसका इंतखाब अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये जो गली कूचू में बैठे हुए हैं या लोगों को मीडिया के हवाले से उनकी पब्लिसिटी सुनते हैं, क्वैक्स के हवाले से, जरा उन हवाले से अपने आप को बचाना चाहिए, अपने अजीजों को बचाना चाहिए। खुराक अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल हेपेटाइटिस के हवाले से जिक्र था, खसूसी तौर पे डाइट के हवाले से जूसेस जो है ना, अनार का बकसरत इस्तेमाल करें, आजकल मीठे का मौसम है उसका इस्तेमाल करें, लीमू का इस्तेमाल करें, पपीते का इस्तेमाल करें, जो कि आपकी सेहत के लिए और जिगर के मसाइल के हल के लिए इंतहाई जरूरी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आज हमारे साथ सिंजेंटा ग्रुप के जो है कुछ मेहमान हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनके प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि हमारा मुल्क जो है एक ज़र मुल्क है और जब मेन क्रॉप की बात की जाती है, कॉटन के साथ साथ चावल जो है एक अहम फसल है। और इस हवाले से हम जानेंगे चावल के प्रोडक्शन के हवाले से और कुछ इनकी कंपनी के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनवर रशीद साहब, जो कि जोनल सेल्स मैनेजर है सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड के। इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, जो कि टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर हैं सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड के। तो इनको भी हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू आप तशरीफ लाए। तो यकीनन आप ही बेहतर तरीके से जनाब बिल्कुल अपनी कंपनी के बारे में, अपने ग्रुप के हवाले से बताएंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा ममालिक में जो है वर्क कर रहे हैं और जो है माशाल्लाह 48,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। तो आप जी बताएंगे हमें किस तरह आप जो है वर्क कर रहे हैं? जैसे अभी आपने बताया कि हमारा ताल्लुक सिंजेंटा कंपनी से है। सिंजेंटा कंपनी जो है ये 100 कंट्रीज से ओवर में अपना काम कर रही है और इसमें तकरीबन 48,000 के करीब एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपने काश्तकारों की खिदमत कर रहे हैं ताकि उनकी पैदावार के अंदर इजाफा हो सके। तो अगर हम इसको पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी सिंजेंटा का बहुत बड़ा अहम किरदार है कि जिसमें वो अपनी आला ज़रई अद्वियात फराहम करने के साथ साथ फील्ड में काश्तकारों के साथ होते हैं, जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के बारे में अपने काश्तकारों को बताते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो वो अपने एक यूनिक किस्म का सिस्टम है जिसके तहत काश्तकार वहाँ से लेते हैं, जिसका नाम है नया सवेरा। नया सवेरा से वो अपने प्रोडक्ट्स, जिसमें उनको बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलती हैं और फिक्स प्राइस पे मिलती हैं ताकि काश्तकार का अपना वक्त जो है वो भी ज़ाया ना हो। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स के बारे में या उसकी रेंज के बारे में जितनी भी पाकिस्तान के अंदर फसलें लग रही हैं उनमें तकरीबन तमाम फसलात की जो ज़रई अद्वियात हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिसमें फंजीसाइड्स हैं, सीड केयर की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सीड्स हैं, यानी सीड से लेकर सीड बनने तक के अमल तक जो मराहिल हो रहे हैं ताकि काश्तकार की उसमें
प्रोडक्शन उसकी बेहतर हो सके और उसका लाइफ स्टाइल उसकी बेहतर हो सके ताकि उसकी आमदन के अंदर इजाफा हो। अच्छा, और काश्तकार को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक ही जगह जाना है, जैसे कि नया सवेरा के नाम से उन्होंने बताया है, इनका जो है मेन फोकस है उस पर, और एक ही जगह पर जाके उनको जो है सारी ये तमाम चीज़ें मिल सकती हैं, यानी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से मशवरा लेने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि फील्ड के हवाले से भी आप लोग जो है वर्क कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि अपना प्रोडक्ट बेचा और ये खुदाफिज नहीं, यानी कि ज़रिए अद्वियात से लेकर बीज के तक जो है और रेंज के साथ साथ जो है मजीद जो है सहूलियात भी आप लोग दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है, यानी हर चीज़ जो है अवेल होगी। जी, एक और चीज़ मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि इस जो आपने अभी फील्ड सर्विस की बात की है, इसके लिए हमारी पूरी एक डेडिकेटेड सेल्स टीम है, मार्केटिंग की टीम है, सॉल्यूशंस का डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, ये तमाम लोग इसमें वो अपना पूरा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक और बात मैं आपको यहाँ पे सिंजेंटा के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इसके ऊपर भी हमारा सिंजेंटा का वर्ल्ड लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ज़रई अद्वियात हैं। हमारी जितनी भी फील्ड के अंदर हम अपने काश्तकार के पास जा रहे होते हैं, जितनी हम शाम को अपने ग्रोअर्स को इकट्ठा करके उनको मालूमात दे रहे होते हैं, उसमें सबसे पहला काम हम उनको सेफ्टी के हवाले से बताते हैं कि ये जहरें हैं, इनसे आपने कैसे बचना है। तो और जो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वो जो खाली पैकेट, डिब्बे, जो चीज़ें होती हैं, उनको उन्होंने किस तरीके से ज़ाया करना है ताकि आइंदा आने वाली नस्ल में किसी किस्म की कोई वो उसके रेजिड्यूज ना रहें। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब हैं, और क्योंकि जब मैं क्रॉप की बात कर रही थी तो मेन क्रॉप में मैंने कहा था 2 क्रॉप है पाकिस्तान की, मजीद भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 बड़ी क्रॉप है। चावल की ही बात करते हैं, चावल की फसल का पाकिस्तान की इकनॉमी में क्या रोल है, कुछ इस हवाले से बताइए। थैंक यू जी। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो ये वीट के बाद दूसरी बड़ी फसल है हमारी। तो अगर हम इसको देखें तो ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5.7 मिलियन एकड़ के ऊपर लगाई जाती है, और इसकी अगर आप पैदावार देखें तो 5.5 मिलियन टन जो है वो इसकी पैदावार है अगर हम देखें। और ये देखें पाकिस्तान के अंदर 2 जगह पे ये ज्यादातर जो है वो लगाई जाती है, एक जो है हमारा पंजाब है, दूसरा सिंध है, और ये बहुत जबरदस्त यानी कि फर्टाइल जो एरियाज हैं वहां से उगाई जाती है। तो अगर आप देखें तो इसका जो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो वैल्यू एडिशन है वो 3.3% वैल्यू एडिशन करती है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर। और दूसरा अगर आप देखें तो इसका जो जीडीपी के अंदर रोल है वो 0.6% ये जीडीपी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें जो ये प्रोडक्शन जो होती है इसका 55%, जो मैंने 5.5 बताया, इसका 50% जो है वो एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, जो कि दूसरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान 4थे नंबर पे है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो राइस है वो प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, बात ये है कि ग्लोबल चेंजिंग का बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग चेंज की बात करते हैं, तो चावल की फसल या ज़राअत पे इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, कुछ इस हवाले से क्या कहें? जैसे बहुत मैं समझता हूँ कि इस हवाले से आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये आप देखें कि वर्ल्ड लेवल पे ही क्लाइमेट चेंज हो रही है। बिल्कुल। दुनिया के अंदर जो अभी एक रिसेंटली इदारा है ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडी सेंटर है, जो उसने ये स्टडी किया है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी क्लाइमेट की चेंज आ रही है उसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आ गया है। ठीक है। तो अभी जो हमारी ज़मीनें हैं उनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है। और इसमें देखें कि जैसे अभी आपने बात की थी कि जी ये ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसमें बारिशें भी आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा हुई हैं। इस साल भी इसी तरीके से बारिशें हुई हैं। लास्ट ईयर का अगर मैं आपको चावल के हवाले से बताऊं तो टेम्परेचर जब
उसकी पोलिनेशन का टाइम आया, तो पोलिनेशन के टाइम पे आके टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि उसके जो चावल के अंदर दाना था वो नहीं पड़ा, मतलब इतना ज़्यादा उसका डैमेज हुआ। तो माहिरीन का ख्याल है कि ये तकरीबन 15 to 20% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है। ठीक है। तो लास्ट ईयर भी हमारा ये काफ़ी प्रॉब्लम रहा और इस पे भी सिंजेंटा जो है वो अपने ग्रोअर्स को काफ़ी मालूमात दे रही हैं कि इस हवाले से हम अपनी प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह सिंजेंटा जो है ग्रुप जो है हेल्प आउट कर रहा है किसानों की? जब हम बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, और चावल की जब हम बात करते हैं तो किस तरह आप उनको हेल्प आउट करते हैं, किस तरह उनको बताते हैं, और कौन सा प्रोडक्ट है जिससे मैं कहती हूँ ये चावल की जो है ये प्रोडक्शन भी इंक्रीज की जा सकती है, कुछ इस पर बताएं हैं। ज़बरदस्त सवाल आपने किया है, और ये फार्मर्स का बेसिकली एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि कैसे इसको बढ़ाया जा सके। इसमें जो सिंजेंटा काम कर रही है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है। सिंजेंटा ने जो ऑब्जेक्टिव दिया है, अपना मोटो दिया है, वो ये है कि एक छोटे एरिया से कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकता है, और वो पैदावार क्वालिटी की पैदावार हो, और वो पैदावार जिसमें रेजिड्यूज ना हो, जहरीले असरात ना हो। इन ऑब्जेक्टिव के साथ जो है सिंजेंटा जो है फार्मर्स की जो है वो मदद कर रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो फार्मर्स की जो पैदावार बढ़ाने में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं जो कि हमारे ग्रोर्स को पता नहीं है, जो हमारे ग्रोर्स को पता होने के बावजूद वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। उसमें अगर आप देखें तो एक क्वालिटी का जो सीड है वो उनको नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। ऑन फार्म सीड इस्तेमाल करते हैं, लो क्वालिटी का सीड होता है, फिर ठीक है, और जब रिजल्ट आएगा तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं आएगी। फिर दूसरे नंबर पे अगर आप देखें कि वो नर्सरी जो लगाते हैं, नर्सरी से आगे उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, तो नर्सरी जो है वो प्रॉपर टाइम पे शिफ्ट नहीं होती। फिर ट्रांसप्लांटिंग जब वो करते हैं, आगे शिफ्ट करते हैं खेत में, तो पौधों की तादाद पूरी नहीं होती। जब पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी तो आप पैदावार नहीं बढ़ा सकेंगे। इसी तरीके से बैलेंस न्यूट्रिशन का यूज और पेस्टिसाइड टाइम पे वो जो करने हैं कीड़ों को मारने के लिए, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, वो टाइमली इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो इसके ऊपर जो सिंजेंटा अपने ग्रोर्स को मुकम्मल तौर पर आगाही देती है कि आप सीड सर्टिफाइड जो है, सर्टिफाइड सीड जो है वो आप इस्तेमाल करें। ठीक है। आप नर्सरी जो है वो 25 से 30 दिन की नर्सरी जो है वो खेत में मुंतकिल करें। ठीक है। खेत में पौधों की तादाद 80,000 से कम ना लगाएं। अगर 80,000 से कम लगाएंगे तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। फिर उसके साथ साथ जो है खादों का इस्तेमाल है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे माहिरीन हैं, ज़राई माहिरीन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट 40-45 दिन में खाद को मुकम्मल कर लें, जबकि हमारा फार्मर खाद को आखिरी स्टेज तक लेके जाता है जो ज्यादा डिजीज लाने के मूजब बनती है। तो वो प्रॉपर टाइम पे करें, और उसके साथ साथ जो अपने प्रोडक्ट सिंजेंटा उनको कहती है कि ये इस डिजीज का प्रोडक्ट है, इस कीड़े का प्रोडक्ट है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। इसकी मैं वजाहत आगे जाके थोड़ी सी करूंगा। जी बिल्कुल, आप जरूर करेंगे, क्योंकि जरूरी भी है कि जो फार्मर है हमारा बेचारा, जो मैं कहती हूँ कि फार्मर जो है सारा उसकी जो रोजी रोटी है उसकी ज़मीन पर बेस कर रही होती है, वो चाह रहा होता है अच्छी प्रोडक्शन आए और उसकी जो मेहनत है वो रंग लाए। लेकिन एंड पे जाके जब प्रोडक्शन कम हो जाती है या अच्छा नहीं हो, मतलब उसको इतना खर्चा भी कर रहा होता है, सीड पर खर्चा है, अद्वियात पर खर्चा है, रिजल्ट जो है, और सिंजेंटा यकीनन अगर जिस तरह माशाल्लाह इन्होंने अपना एक एतमाद बिठाया है और एक अपना नाम बनाया है, तो यकीनन अपने वर्क से ही बनाया है, काम से ही बनाया है, और इनके जो है रिजल्ट से बनाया है, यकीनन नजर आया है। और उसके बाद जो है काश्तकार जो है इस पर बिलीव करता है, एतमाद करता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एतमाद आप लोगों ने बहाल किया है लोगों पर। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जो ट्रस्ट है सिंजेंटा के ऊपर काश्तकार का, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इसी वजह से है कि हमारी जो फुल डेडिकेटेड टीम है वो एट दी फार्म के ऊपर पहुंच के काश्तकार को उसके मसाइल का हल बताती है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सिर्फ ज़रूरी अद्वियात बेचना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है
कि हम अपने काश्तकार की पैदावार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस पे हमारी कंपनी काम कर रही है, ताकि मुल्की मईशत के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार है। और हमारी ये कोशिश भी होती है कि काश्तकार की जितनी देर उसकी आमदन, हम ROI पे काम करते हैं, रिसर्च वो उसका ऑन इन्वेस्टमेंट जो उसने खर्चा किया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि उसको पता चले कि मैंने ये लगाया है और ये मुझे उसमें से बचत है। तो उस हवाले से हम लोग सारी जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो पैदावार को बढ़ाने की, यही चीजें जो हैं वो हम अपने काश्तकार को बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एग्री चैलेंजेस की बात करते हैं, ज़राअत के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं, उस हवाले से आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बयान किया है कि जो राइस के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हमारे जिम्मेदारों के सीधा मैंने आपको बता दिए हैं। उसमें अगर आप फिर देखें तो फिर क्वालिटी सीड है, उनकी रहनुमाई नहीं हो रही। हमारे, बल्कि मैं अप्रिशिएट करूंगा जो हमारे इदारे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ग्रोथ जो है वो उसकी तवस्सुत से वो नहीं हो पा रही। दूसरा जो है, जो कि उनके हाथ में है, वो नहीं कर पा रहे। लेबर का इशू है उनके पास, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी पैदावार में आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि एक बेसिक चीज जो है वो है सीड की क्वालिटी, जो कि सर्टिफाइड सीड होना चाहिए, और उसकी नर्सरी की एज। इसके साथ साथ अगर हम देखें पिछले सालों में हमने देखा कि इसका उगाव जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहा। वो इसीलिए बेहतर नहीं हो पा रहा कि हमारे पास सर्टिफाइड सीड नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए सिंजेंटा ने अपने जो जिम्मेदारों की सपोर्ट करने के लिए इकदाम किए हैं। हमने पिछले साल से कुछ तजर्बात किए, उसकी बेस के ऊपर हम एक प्रोडक्ट जो है वो लेके आए हैं, जिससे इसका उगाव जो है, जिम्मेदार का ये मसला हमने सोचा कि इसको पहले हल करें, उसका उगाव बेहतर हो। ठीक है। जब उसका उगाव बेहतर होगा, पनीरी का सीड का उगाव बेहतर होगा, तो आगे वो बेहतर तरीके से सेहतमंद पौधों को आगे खेत में मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि पहले इस पे तवज्जो दी गई है कि जो पौधा है उसका उगाव जो है, उसकी ग्रोथ जो है अच्छी होगी तो यकीनन जो है फसल जो है कहते हैं ज़्यादा मिलेगी और जो किसान है वो खुशहाल होगा। तो सिंजेंटा ग्रुप जो है पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से किस तरह वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा सा तो आपने बताया है कि बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं। मज़ीद आप तफसील क्या बताएंगे तफसीलन? उसमें जैसे आपने कहा कि कैसे किस तरीके से हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वो डिमांड जनरेशन का है। ठीक है। कि हम डिमांड जनरेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसके लिए जैसे एम्प्लॉइज़ की बात की है, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो डेडिकेटेड ट्रेंड और यूनिवर्सिटी से जो क्वालिफाइड लोग हैं वही फार्मर्स को जाके उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में, जैसे अशरफ साहब ने बात की है पनीरी के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से वो जाके करते हैं। फिर ये है कि जैसे मैंने नया सवेरा की बात की है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक एक्सक्लूसिव यूनिक जो हमारा सिस्टम है वहाँ से नया सवेरा से जाके खरीदते हैं। फिर आफ्टर सेल सर्विस भी है कि वो हम उन लोगों को जिस ग्रोअर्स ने किया होता है वहाँ पे हम दूसरे ग्रोअर्स को जो नहीं कर रहे या वो जो हमारी तरफ नहीं आ रहे या वो कोई और दवाइयाँ कर रहे हैं जिसकी उनकी प्रोडक्ट की वजह से उनकी पैदावार नहीं बढ़ रही, वो उन लोगों को हम इकट्ठा करके रिजल्ट इवेल्युएट करवाते हैं। ठीक है, रिजल्ट दिखाते हैं। जी, रिजल्ट दिखाते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स की आपकी फसल के ऊपर रिजल्ट्स हैं, आप भी देखें और आप भी हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें ताकि आपकी भी पैदावार के अंदर इजाफा हो और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात है वो आपकी भी आमदनी के अंदर इजाफा हो। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं, बिल्कुल मोहम्मद अशरफ आपसे बात कर रहे हैं कि एक खाने की, तो खाने में चावल हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और डिपेंडेंस इसकी क्या है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे राइस के हवाले से जब हम बात करते हैं? बिल्कुल जी, देखें राइस की एक अपनी अहमियत है। राइस जो है ये एक स्टेपल फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। वीट के बाद ये सबसे ज़्यादा जो है हम एशिया में जो है वो खाया जा रहा है। तो इसकी जो है वैल्यू जो है वो हमारे लिए बल्कि ग्लोबली वर्ल्ड के लिए 50% जो है ग्लोबल जो है उसको ये स्टेपल फूड के तौर पे थी।
اور اس رائس کا اگر آپ دیکھیں تو 90% جو رائس کی یہ کاشت ہے، رائس جو گرو کیا جاتا ہے وہ ایشیا میں کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ جتنا ورلڈ کا ہو رہا ہے اس کا 90% جو ہے وہ ایشیا میں، اور اس میں سے 12% صرف پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے. تو اب اس کی ویلیو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پاکستانی گروتھ کے لیے ہے، کیونکہ جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے. بالکل. اور پاکستان میں جو سنجنٹا اس کے لیے کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ اس میں ریزیڈیوز جو زہریلے مادوں کا آنا ہے اس سے بچا کے ہم اپنی پیداوار کو لائیں، تاکہ جو آدمی رائس کھائے وہ زہریلے اثرات سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو رائس ملے آپ کو وہ آپ کو جو ہے آرگینک ملیں گے ہی کہا جا سکتا ہے. آرگینک کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آرگینک اگر لیں گے تو آپ ییلڈ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری جو کلائمیٹک چینج کی آپ نے بات کی اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں. اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کیڑے جو ہیں وہ آگے ہیں، بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آگے ہیں. یعنی جو پچھلے سالوں میں چیلنجز نہیں تھے وہ اب آ گئے ہیں، یعنی کہ نئے چیلنجز کا سامنا. اس حوالے سے بتائیے کیا کیا چیلنجز ہیں جو نئے ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج ہو گیا، گلوبل وارمنگ میں چینج آ گیا، تو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے لازم بات ہے سنجنٹا نے جو ہے مزید اس پہ ورک کیا اور مزید موڈیفائڈ کیا، نئے ادویات لائے جو اس چیلنجز کو پورا کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے چیلنجز کی بات کی ہے، گلوبل وارمنگ کی بات کی ہے، یا یہ زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. میں نے لاسٹ ایئر کا ایک آپ کو مثال دی ہے کہ پچھلے سال زیادہ گرمی پڑنے کی وجہ سے وہ گرین کے جو اندر دانہ تھا وہ نہیں بن سکا. تو اس سال جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی کہ بہت ساری جو رائس کے اوپر بیماریاں ہیں، خاص طور پہ یہ اپنا شیت بلائٹ کی بیماری ہے، اور مطلب جو ہے وہ ڈفرینٹ بیماریاں اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہیں. براؤن لیف اسپاٹس ہیں، ڈرٹی پینیکلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسیکٹس جو ہیں وہ بھی، جس میں بورس کا اٹیک اس سال زیادہ ہے. اور اس سال جو ہم دیکھ رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے لیف فولڈر جو اس کا مسئلہ جو ہے وہ اس سال زیادہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس زبردست قسم کی پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتا. ٹھیک ہے. محمد اشرف، آپ سے پوچھنا چاہوں گی پر ہیڈ پروڈکشن میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ورلڈ وائڈ پروڈکشن کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں رائس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو؟ زبردست. ہم یہ بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے کہ ہم اپنے گروتھ کی، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ فی ایکڑ پیداوار کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو سنجنٹا پچھلے کوئی تقریباً 5 سال سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اپنے گروتھ کی کاشت کو کیسے بڑھا جائے، جس کو ہم نام دیتے ہیں گرو مور فرام لیس، یعنی کہ تھوڑے ایریا سے زیادہ پیداوار. اس کے لیے ہم نے پورے پروٹوکولز بنائے ہیں. وہ پروٹوکولز جو کہ آپ نے کہا ہے کہ گلوبل کی پیداوار کے حساب سے ہوں. تو ہم نے اگر آپ دیکھیں تو گلوبل میں سب سے ٹاپ پہ اس وقت جو ہے وہ چائنا ہے. وہ 7 ٹن جو ہے وہ پر ہیکٹر جو ہے وہ دے رہا ہے. اسی طریقے سے چلتے ہیں چائنا ہے، جاپان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے. تو ہماری جو پیداوار ہے وہ 3.3 ٹن پر ہیکٹر آ رہی ہے. تو ہم نے اسی کے اوپر کام کیا ہے کہ فارمر کی جو پیداوار ہے اس کو ہم کم از کم 20% انکریز کے اوپر لے کے جائیں. اس انکریز کو لینے کے لیے فارمر کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ رائٹ سٹیج آف نرسری، پہلے تو سیڈ ہے، کوالٹی سیڈ ہوگا. کوالٹی سیڈ کے ساتھ جب وہ لگائیں گے اور اس سیڈ کو ٹریٹ کریں گے. سنجنٹا نے یہاں پہ ایپرن میکس جو ہے وہ دیا ہے، جس سے سیڈ کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے، پلانٹ کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، نرسری جو ہے صحت مند ہوتی ہے. جب وہ صحت مند نرسری فیلڈ میں 25 سے 30 دن کی نرسری کو شفٹ کرے گا تو وہاں جا کے اس کے اندر ٹرانسپلانٹنگ شاک کم ہوگا. جب ٹرانسپلانٹنگ شاک کم ہوگا تو پلانٹ جلدی اسٹیبلش ہو جائے گا. جب جلدی اسٹیبلش ہوگا تو وہاں وہ اپنے شگوفے نکالنے شروع کرتے ہیں. جب وہ اپنے شگوفے نکالنے شروع کرے گا تو جو اسے نرسری میں نکالنے ہوتے ہیں، جو غلط ٹائم پہ کرتے ہیں، وہ وہاں پہ اس کو پیداوار میں اضافہ دیں گے.
दूसरे नंबर पे जैसे मैंने कहा कि उनकी तादाद, पौधों की तादाद खेत में 80,000 से ज्यादा 80,000 होनी चाहिए। ठीक है। अगर इससे कम होगी तो आप सोने का निवाला भी दे देंगे उससे, तो वो पैदावार नहीं बढ़ेगी। ठीक है। यही हम इसमें लेके चलते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि इसकी जो एग्रोनॉमी है, इसमें जो खादों का इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ पे आपने खादों का इस्तेमाल करना। हम ये खादों का इस्तेमाल गवर्नमेंट की जो रिसर्च है, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के जो काम करके तहकीक करके हमें फाइनल डोजेज देते हैं, उसको हम लेके जाते हैं ताकि उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से हम उसको साथ लेके चलें। उसके बाद आ जाता है कीड़ों का मरहला। हमें कीड़ों के मरहले के लिए अगर आप देखें, जब पौधा अर्ली टिलिंग स्टेज पे होता है, फिर उसके बाद एक्टिव टिलिंग स्टेज, यानी जिस पौधे के साथ 2 टिलर बनते हैं, फिर 2, 3 से 4 टिलर बनते हैं, उस स्टेज के ऊपर बोरर का, जैसे अनवर साहब ने बताया कि बोरर का अटैक आता है तो हम उससे बचाते हैं। तो उस वक्त जो अटैक आता है बोरर का, उसको हमने बचाना होता है। ठीक है। जिसके ऊपर हम फार्मर्स को कहते हैं कि यहाँ पे अगर आपने ये बचा लिया, जो कि जर्नल फार्मर को नजर नहीं आता, आपने कहा कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसको करें, तो उसको बचाने के लिए हम जो है फार्मर को ये बताते हैं कि यहाँ पर आपका टैग आता है जो आपको नजर नहीं आता, क्योंकि पौधा बड़ा एक्टिवली ग्रो कर रहा होता है। ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उसको बचाने के लिए जो सिंजेंटा ने सोल्यूशन दिया है वो है वेटाको। ठीक है, वेटाको 0.6 GR का अगर आप छटा देंगे तो वो ना सिर्फ के बचाएगा कीड़ों से, जो उसने डैमेज करना उससे बचाएगा, बल्कि वो प्लांट को फैसिलिटेट करेगा, प्लांट की मदद करेगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। आपको पता है कि हालिया जो है बारिश की वजह से बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे इलाकों पर जो है बिल्कुल फ्लड आ गया है, और डेरा गाजी खां में कुछ इसी तरह की कैफियत है, कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। तो इस पर जो है रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे जो है बहुत प्यारे एंकर भी हैं, नुमाइंदा भी हैं, मोहसिन अल मुल्क। और इससे पहले कि उनसे हम बात करें तो चल के दिखाते हैं आपको पैकेज, और बल्कि सुनवाते हैं आपको पैकेज मोहसिन मुल्क से। जी। डीजी खान के मुकाम पर दरिया सिंध में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और इस दरमियाने दर्जे के सैलाब ने पूरी बस्तियों में तबाही कर दी है। और हम आगे आपको कश्ती पर जाकर दिखाएंगे कि अंदर की सूरत हाल क्या है, जबकि यहाँ पर सैलाब का सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी ने आकर इतला तक नहीं दी इलाका मकीनों को कि सैलाब आने वाला है, तो वो महफूज पनाहगाहों तक पहुंच जाए। ना तो इंतजामिया अभी नजर आ रही है और ना ही पहले। आगे चलेंगे, आगे के हालात आपको देंगे। इस वक्त हम एक और बस्ती में आए हैं, सखेरा बस्ती राई है ये, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो घर हैं वो गिर चुके हैं। 4 महीने तक इस वक्त जो छतें थी उनके नीचे आकर तबाही जो है वो हुई पड़ी है। और ये घर पक्के घर हैं, ये नहीं है कि कच्चे घर हैं। पक्के घरों के अंदर रहने वाले मकीन इस वक्त ताले लगाकर जो है वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन इमदाद यहाँ पर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है इंतजामिया या हुकूमत की तरफ। आगे चलेंगे, आगे मजीद आपको हकायक दिखाएंगे के अंदर क्या सूरत हाल है। ये गंदम का जो है वो बर्तन जो है वो सांप जा रहा है जी, सांप दिखाएं, वो सांप जा रहा है, वो सांप जा रहा है जी, वो सांप जा रहा है इस वक्त। और ये घर के अंदर खतरा है, और ये सांप जाके उसके पीछे पीटर के पीछे छुप गया है। तो ये वो एक और सांप भी यहाँ पर, सांप है बहुत ज्यादा, और सांप होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। और हम कोशिश करेंगे आगे जाने की, आगे जाके आपको सांप दिखाया जाए। और सांप जो है यहाँ पर भी जो धान की फसल है, चावल की फसल है, वो इस वक्त डूब चुकी है, और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तबाही जो है ना सिर्फ लोगों के घरों में आ चुकी है, बल्कि किसान के वो ख्वाब भी यहाँ पर टूट चुके हैं जो कि यहाँ पर उसने देखे थे। और ये तबाही इस वक्त फसलों, सुखेरा अराई, पुराना देरा और चौटाला के जैसे इलाके इस वक्त सैलाब की नजर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया या फिर हुकूमत की जानिब से ताहाल इमदाद ना आना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डीजी खान। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, और हमारे जो है डीजी खान के हवाले से हमारे जो है मोहसिन मुल्क जो है ब्यूरो चीफ डेरा गाजी खान के, उन्होंने हमें आगाह किया, वहाँ के हालात दिखाए। अब हम उनसे जो है बात करते हैं, मजीद तफसील जानते हैं और इनको वेलकम करते हैं। वेलकम करेंगे मोहसिन मुल्क को। कैसे हैं मोहसिन आप?
मोहसिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, आप ठीक हैं? खैरियत से? खैर आफियत के साथ हैं। मैं तो परेशान हो गई, शुक्र है बैठी है मोहसिन। तो मोहसिन, इतनी खराब सिचुएशन है यार, सांप घूम रहे हैं, उसमें आप गए उस सिचुएशन में कश्ती पर, तो क्या वहाँ के लोगों के यार क्या तासुरात है, क्या हालात है, कुछ बताओ यार। देखिए बड़े बुरे हालात हैं आयशा, और सही कहा आपने कि हम तो आ गए हैं, लेकिन जो लोग वहां पर हैं अभी तक उनके पास शेल्टर्स नहीं है, खुराक नहीं है, इवन पीने का पानी नहीं है। हर तरफ पानी है लेकिन पानी पीने तक का नहीं है। जानवर, उनके मवेशी जिनके ऊपर उनका गुजारा होता है, वो इस वक्त मर चुके हैं। तो इससे पहले हमने गुज़श्ता हुकूमतों में देखा था कि जैसे सैलाब आता था उससे कबल जो है कैंप लग जाते थे, इमदादी कैंप लगते थे, खासतौर पर महकमा सेहत की टीमें वहां पर पहुंच जाती थी। सांप काटने के वहां पर बहुत सारे वाकयात हैं। लोगों को इस वक्त इमदाद की जरूरत है। उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनका ये अपना इलाका है, अपने शहर में ये हालात हैं उनके। इंतजामिया इस वक्त तमाम तर चीजों को देख रही है। हमने 2 महीने पहले भी आयशा देखा सैलाब के हवाले से जो फ्लड की मीटिंग्स थी कि भी फ्लड को किस तरीके से कंट्रोल करना है, इस सारे मामले में जो है इंतजामिया काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही थी। लेकिन ऑन ग्राउंड उन चीजों का रिप्लाई नहीं आ रहा जो कि मीटिंग्स के अंदर हम देख रहे थे कि बड़े बड़ी इमदादी पैकेजेस की बात हो रही थी। तो इस वक्त जो है जो इंडस हाईवे है दरियाए सिंध के साथ साथ, वहां तक लोग आ रहे हैं, वहां पर आकर अपनी मदद आप जो है वो शेल्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत बुरी हालत है। इस वक्त भी जो तोनसा के मुकाम पर फ्लड की सिचुएशन है वो 4,64,000 क्यूसिक है, मतलब है कि दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त भी दरियाए सिंध में मौजूद है। जबकि 2 दिन पहले यही सिचुएशन 5 लाख क्यूसिक की थी आयशा, जिसने आकर मुख्तलिफ भेड़ के इलाके, बस्तियां तबाह कर दी, और तबाही के बाद बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया, अपनी मदद आप। और अभी तक स्टिल आज मंडे हो गया और मंडे का दिन है, इंतजामिया या फिर हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इमदाद दरियाए सिंध के जो बेल्ट के इलाके हैं, बेट के इलाके हैं, वहां पर ना तो कैंप नजर आए और ना ही इमदाद पहुंचती हुई हमें नजर आई। फसलें जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट जो हुई हैं, फसलें चावल की काश्त जो है बहुत बड़े रकबे पे वो इस वक्त खत्म हो गई है। कपास तैयार हुई थी, किसान अपनी जो वो ख्वाब थे वो चकनाचूर होते सैलाब की नजर देख रहे हैं। तो इस वक्त किसान या फिर सैलाब ज़दगान सबसे ज्यादा मुश्किल में आयशा डीजी खान में। ठीक है। अच्छा मोहसिन, बात ये है कि इसकी इतला सैलाब की पहले ही होती है और इंतजामिया को इसका इल्म होता है कि आने वाला है सैलाब, इतने क्यूसिक पानी बढ़ चुका है और दरिया में, और यहाँ जो है इन इलाकों को जो है ये सैलाब जो है अफेक्ट करेगा। तो फिर जो मकीन है, इलाका मकीन है, उनको पहले क्यों नहीं निकाला गया, उनके लिए कुछ इंतजामात क्यों नहीं किए गए, उनके लिए जब हम कैंप की बात करते हैं आर्जी तौर पर कैंप क्यों नहीं लगाए गए, क्यों इस बार इस चीज पर फोकस नहीं किया गया, जबकि हमारे वजीर आला का ये इलाका है, जब हम बात करते हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार का, तो फिर इस पर क्यों फोकस नहीं था, इनका क्या रीजन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे पता था आप क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, तो ये रिपोर्ट मैं अपने साथ रखे हुआ हूं। ये PDMA की वो रिपोर्ट है जो कि आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले शाया हो गई थी कि इन इलाकों में इतना सैलाब आ सकता है। मसाजिद के अंदर ऐलान करवा के भी ये मामला हल हो सकता था। रेस्क्यू, एक बहुत बड़ा रेस्क्यू 1122 जो हमारे पास बड़ा इदारा है, उसके थ्रू जाकर इमदाद दी जा सकती थी। लेकिन इलाका मकीनों से जब मेरी बात हुई, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं, मेरे पास इंटरव्यूज हैं, अंदर जाके हम कश्ती के अंदर गए, बहुत बुरे हालात थे, अपनी जान को भी खतरा था, लेकिन हकायक दिखाने के लिए हम अंदर तक गए। अंदर लोग छतों के ऊपर बैठे थे और उनका कहना था कि रातों रात ये पानी बस्तियों में दाखिल हुआ। और उससे पहले अफसोस की बात यह है कि इंतजामिया या फिर हुकूमती इदारों की तरफ से इस तरह की कई रिपोर्ट्स के बावजूद लोगों को बताया तक नहीं गया कि यहां पर सैलाब आएगा, आप किसी और जगह पर मुंतकिल हो जाए। तो शायद सारी चीजों का तमाशा बैठकर देखा गया और अभी भी देखा जा रहा है। और शायद वजीर आला पंजाब जो है उनके अपने इलाके में ऐसा हो रहा है, उन्होंने अब तक यहां पर ना तो कोई ऐसी हमारे पास इतलात है कि वो आ रहे हैं, यहां पर एक बड़ी आबादी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तोनसा से लेकर अगर देखा जाए ऑनवर्ड टू राजनपुर के अजला तक, ये जो बेल्ट के इलाके हैं ये सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सबसे ज्यादा यहां पर कपास, चना और इसके साथ चावल की जो फसल है वो मुतासिर हुई है। तो किसान तो इस वक्त बर्बाद हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो घर गिर गए, वहां पर घरों के अंदर जो सामान है वो खराब हो गया। तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा वहां पर अफसोसनाक दिखाई दे रही है। और उससे भी बड़ा अफसोसनाक बात
आपने जो क्वेश्चन किया कि ऐसी रिपोर्टों के बावजूद लोगों को पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया गया, फोरकास्ट होने के बावजूद लोगों को बताया नहीं गया कि यहां पर सैलाब आ सकता है और आपने अपनी महफूज जगहों तक पहुंच जाए, तो इस तरह की सूरत हाल है, यहां पर अफरा तफरी है। ठीक है, अच्छा, इससे मजीद बात करते हैं। मोहसिन हमारे साथ हैं, इनसे मजीद सिचुएशन जानते हैं वहाँ के लोगों के, जिस तरह के बता रहे हैं कि बेचारों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, किसान जो हैं, गरीब जो हैं, उनके मवेशी जो हैं वो मर गए हैं, हलाक हो गए हैं। तो यार इस सिचुएशन में क्या करेगी इंतजामिया, किस तरह हेल्प आउट करेगी? और अभी तक कह रहे हैं कि कोई इमदाद नहीं आई, तो क्या ये लोग जो है, अब मैं क्या कहूँ कि ख्वाब की नींद सो रहे हैं कि इनको जगाना जो है मुश्किल है? इससे मजीद बात करते हैं। हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और डीजी खान के जो सूरत हाल है वहाँ उस पर बात कर रहे हैं हम अपने ब्यूरो चीफ मोहसिन मुल्क से, और इनको एक मतलब फिर वेलकम करते हैं। तो मोहसिन आप हमारे साथ हैं, आपसे जानते हैं कि तोहनसा बैराज पर क्या सूरत हाल है, इससे हमें आगाह कीजिए। देखें आयशा, अगर अभी हम सबसे बड़ा अहम जो हमारा यहाँ पे बैराज है तोनसा की बात की जाए तो अभी भी 2 दिन पहले वहां पर 5 लाख क्यूसिक का रेला आया था जो कि कालाबाग डैम की तरफ से आना था और 72 घंटे दिए गए थे यहाँ पर कि वो पहुंचेगा। तो 72 घंटे में यहाँ पर पहुंचा 5 लाख क्यूसिक का रेला आज से 2 दिन पहले। लेकिन अभी भी जो लेटेस्ट कुछ देर पहले की जो रिपोर्ट है PDMA की, तो 4,64,000 क्यूसिक का अभी भी यहां पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है जो कि अभी भी तबाही कर रहा है। दरमियाने दर्जे का सैलाब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त डीजी खान के मुकाम पर मौजूद है। अगर दूसरी जानिब त्रेमो की हेड त्रेमो दरिया चनाब की बात की जाए तो वहां पर 1,12,000 का नॉर्मल रूटीन में पानी अब फ्लो कर रहा है, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन का पानी भी आगे जाके डिस्टर्ब कर रहा है। पंजनत की मुकाम की बात कर लें, हेड पंजनत की अगर बात की जाए तो 1 लाख से जायद क्यूसिक का जो रेला है इस वक्त हेड पंजनत की जानिब जो है वो चल रहा है। दोनों जाके आगे दरिया जो हेड पंजनत से चनाब दरिया है और इधर से सिंध दरिया है, तो आगे जाके दोनों मिल जाते हैं। राजनपुर और कश्मोर के इलाके जो है वो बाद में इफेक्ट हो सकते हैं। रहीम यार खान का साहिली बेल्ट भी इस तरफ है, तो अगर दोनों मिल गए तो ये टोटल पानी की मिकदार 5 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकती है। तो ये वो चीजें हैं जो कि इफेक्टेड इस वक्त कर रही हैं लोगों को। और पानी की जो मिकदार है सबसे ज्यादा इस वक्त हेड तोनसा के मुकाम पे है जो आगे जाके मजीद बढ़ती जा रही है। आयशा, ठीक है, यानी मजीद जो है खतरात बढ़ रहे हैं कहा जा सकता है। अच्छा, ये बताया कि मुजफ्फरगढ़ के इलाके जो अफेक्टेड हुए हैं उनकी क्या सूरत हाल है, कुछ उस हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। देखें वहां पे भी सूरत हाल सेम है आयशा, वहां पर भी फोटो सेशन तक तो चीजें मामला देख रहे हैं हम, लेकिन जो बेल्ट एरिया है डीजी खान की तरफ, मुजफ्फरगढ़ की तरफ जो दरिया शनाब का है, तो वहां पर आगे जो आबादियां हैं उन तक अभी तक इमदाद नहीं जा रही। महकमा अनहार की तरफ से बड़े दावे किए गए थे कि बेल्ट साइड्स को हमने बड़े पैसे लगाकर जो है मजबूत कर दिया है, अब जो बंद हैं पुश्ते हैं दरिया की वो नहीं टूटेंगी, लेकिन उसके बावजूद ये पुश्ते जो हैं वो कमजोर हुई और उसके बावजूद जो है बस्तियों तक ये पानी आया। अगर सिर्फ डीजी खान की बात की जाए आयशा, तो जो मोजा सुखेरा जो है डीजी खान जो कि हेड क्वार्टर है डेरा गाजी खान, उससे 15 मिनट के सफर पे है, यानी कि 15 मिनट में आप इस मौजे तक पहुंच सकते हैं। और इस मौजे के अंदर तबाही आपने खुद देखी। इसके अलावा मोजा काला कोकन है और बहुत सारे दर्जनों ऐसे बस्तियां और मौजे हैं जो कि इस वक्त तबाह हो चुके हैं और इसमें जो फसलें हैं वो तक तबाह हो चुकी हैं। और इस सारी सूरत हाल में मुजफ्फरगढ़ में भी सूरत हाल इसी तरीके से है। जो बेल्ट साइड है लिया, बक्कर, मुजफ्फरगढ़, तोनसा, राजनपुर, डीजी खान, ये सब ऐसी है और हुकूमती इमदाद दिखने में कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं कोई कैंप नजर नहीं आ रहा। और ये सारी सूरत हाल हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आयशा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मतलब हम बात करते हैं 2010 में फ्लड आया, 2013 में फ्लड आया और उन हुकूमतों ने क्या इक़दाम किए और जो कि अब नहीं नजर आ रहे इस दौरे हुकूमत में, क्या कहेंगे आप इस हवाले से मोहसिन? देखिए आयशा, इस मामले में हम बड़ी तनकीद करते थे साबका हुकूमतों पे, लेकिन साबका हुकूमतों ने जिस तरीके से काम किया था 2010 का फ्लड ऑब्वियसली
इस फ्लड से बहुत बड़ा था, नेचुरल डिजास्टर था। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उसको बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया था। मुल्तान से हम खुद एज अ जर्नलिस्ट जो है वो हेली पे सवार होते थे और डीजी खान तक जब हम जाते थे तो कोई ऐसा एरिया नहीं होता था जहां पर पानी ना हो, तो वहां पर सैलाब ज़दगान को राशन फेंका जाता था। इसी तरीके से 2013 का फ्लड मुझे याद है जो दरिया सिंध के मुकाम पर आया था, तो यहां पर भी या मुजफ्फरगढ़ के करीब भी हेली के जरिए जो खाने की खुराक की, खुश खुराक की जो चीजें होती थी वो हेली से फेंकी जाती थी उन इलाकों में जहां पर लोग इफेक्टिव होते थे। ये सिर्फ मैं सैलाब के अंदर के एरियाज की बात कर रहा था, लेकिन जो उस दौर में हुकूमतें थी वो खुश्की के इलाकों में कैंप भी लगाती थी, बस्तियां, खैमा बस्तियां बात करती थी ताकि जो सैलाब ज़दगान है वहां पर आकर रहे, उनके खुराक का बंदोबस्त करती थी। लेकिन कंपैरेटिवली उस दौर से इस दौर को अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल उल्ट नजर आ रहा है। खाक इस बार वजीर आला भी इसी इलाके से हैं और उस वक्त हम शहबाज शरीफ साहब पर बड़ी तनकीद करते थे कि वो फोटो सेशन के लिए आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब अभी फोटो सेशन के लिए भी यहां कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर हालात कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहां पर जो है तमाम तर चीजें अभी तक वैसे ही लिंगर ऑन की जा रही हैं। या तो हमने इंतजामिया से बात करते हैं तो इंतजामिया हमें आगे से यही बात करती है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सियासतदानों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, यानी कि अभी तक रिकॉर्ड और काम करने की बात की जा रही है कि ना तो रेस्क्यू नजर आ रही है, लोग अपनी मदद, आप जो प्राइवेट कश्तियां हैं जो कि कहीं पर भी किसी हादसे का शिकार हो सकती हैं उससे सहूलत लेने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू की जो ट्रेन टीम है वो कहीं नजर नहीं आ रही। कंपैरेटिवली जो आपने 10 और 13 की या 16 की बात की उस ठीक है। मतलब एक बात मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि जिले इंतजामिया कहाँ है? कुछ सेहत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो महकमा सेहत ने कोई कैंप लगाए हैं या नहीं लगाए? कुछ राशन पानी के हवाले से बात करते हैं कि अभी तक कुछ ऐसी इमदादें जो है लोगों को नहीं दी गई इमदाद, और लोग क्या कहते हैं, वहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं? और गंदम पानी में उनकी बह गई, उनकी पूरे साल की जो खुराक थी उन्होंने खानी थी तो वो बह गई। तो वहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं? और इंतजामिया जो है इस सिचुएशन को बिल्कुल हैंडल नहीं कर रही, बिल्कुल गाफिल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए वहां के जो लोग हैं आबादियों के, उनका एक शिकवा और बड़ा जेन्युइन शिकवा है आयशा, वो शिकवा ये है कि पहले से क्यों नहीं बताया गया। उनके जो गंदम के ड्रम थे उनके अंदर गंदम पड़ी थी जो सैलाब की नजर हो गई, मतलब है कि सारे साल का जो उन्होंने राशन इकट्ठा किया हुआ था गंदम की सूरत में वो तक बह गया। उनका कहना है कि जो लोग भी जिम्मेदार थे वो आके हमें कम से कम ये जरूर कह सकते थे, पुलिस के जरिए, रेस्क्यू के जरिए आकर ऐलानात किए जा सकते थे कि यहाँ पर फ्लड आ रहा है और यहाँ से आप मुंतकिल हो जाए महफूज जगह पर, ताकि हमें कुछ टाइम मिलता, हम अपने मवेशी बचा सकते थे, हम अपनी गंदम जो स्टोर की गई थी वो बचा सकते थे। लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है कि एक तो बताया नहीं गया और दूसरी जानिब यहाँ पर अभी तक इंतजामिया ने कोई इंतजाम नहीं किया। ये कोई इतनी दूर की बात नहीं है, गाजी घाट के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, मोदा सखेरा, समीना, पुराना डेरा, ये वो इलाके हैं, शायद यहाँ के लोग ये लफ्ज अगर मैं लूं तो फौरन समझ जाएंगे कि ये इलाके हैं और ये इलाके सिर्फ मुल्तान रोड के ऊपर आबाद हैं। अभी अंदर के जो मैं आपको मकामात दिखा रहा था वहां की तो दूर की बात, जहां पे सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं और ऐसे हशरात हैं जो कि इंसानी जानों को खतरा ला कर सकते हैं। महकमा सेहत की बात की जाए, हजारों रुपए, लाखों रुपए इनको फंड मिलते हैं, एंटी वैगनम जो इंजेक्शन होते हैं स्नैक के काटने के, वो तक यहां पर इस वक्त तक नहीं पहुंचाए गए, क्योंकि आपको टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं कि हम गया, मैं खुद गया, कई सांप, मैंने दर्जनों सांप जाते वो खुद देखे। तो वहां जो अंदर लोग हैं, यस दरियाई बेल्ट पे इस वक्त लोग आबाद है, उनको कितना खतरा होगा। और उनका शिकवा ये है कि उनके जानवर भी महफूज नहीं है, वो खुद भी महफूज नहीं है, कई जानवर बह गए हैं, फसलें बह गई हैं, जो खाने के लिए दाने जिसको गंदम कहते हैं यहाँ पर वो तक बह गई है। तो इस तरह की सूरत हाल है इस वक्त। ये नहीं है कि इस वक्त तबाही हो गई है, आइंदा आने वाले दिनों में जिन लोगों के पास ये तमाम तर चीजें थी, जिनका सब कुछ उजड़ गया है, उनके लिए मुश्किल होंगे हालात और आइंदा आने वाली उनकी तबाही जो है वो ज्यादा खतरा जो है वो उसका साइन दिखा रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल मौसम, ये बात आपने सही की है और मैं खुद परेशान हो गई जब आप कश्ती पर बैठे हैं और वहाँ सांप कितने हजारों की तादाद में होंगे यकीनन घूम रहे हैं और वहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, मवेशियों के लिए बेहद खतरनाक है।
ایون کہ جیسے کہا جا رہا ہے کوئی ایسی ویکسینیشن نہیں, کوئی ایسی ادویات نہیں, اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ زہریلے سانپ کاٹ لیتے ہیں تو یقیناً ان کی موت واقع ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے جب پانی کہیں کھڑا رہتا ہے تو بہت ساری بیماریاں پھوٹتی ہیں اور اس کے لیے بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. تو یہاں آپ انتظامیہ کے حوالے سے کیا کہیں گے, ان کو کیسے جگایا جائے خوابوں سے کہ اٹھ جاؤ آپ اور دیکھو وہاں کا حالات؟ آپ لوگ تو دکھا رہے ہیں, یقیناً ورک کر رہے ہیں, انتظامیہ کو متوجہ کیسے کیا جائے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں انتظامیہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ کا شہر ہونے کے باوجود انتظامیہ اگر اس کے اوپر چلیں ہم کہتے ہیں کہ 12 بستیاں ہیں, اگر 12 بستیوں کے مکین بھی اس وقت بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, جو کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ راجن پور اور تونسا کے علاقے بھی اس وقت بہت زیادہ سیلاب کے نظر ہیں, لیکن یہ 12 بستیاں جو کہ 15 منٹ کے سفر پہ ہیں, وہاں پر بھی ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا. نہ تو وزیر اعلیٰ کا شاید خوف ہے یا پھر وزیر اعلیٰ خود جو ہیں اس کے اوپر نوٹس نہیں لے رہے ہیں. تو یہ وہ دو مختلف راہ ہیں جہاں پر حکومتی نمائندے ایک طرف دکھائی دے رہے ہیں, ایک طرف انتظامیہ دکھائی دے رہی ہیں, جو دونوں کوآرڈینیشن کے ساتھ شاید الگ الگ دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہی. یہاں پر سردار احمد علی دریشک صاحب کا حلقہ ہے جو کہ یہاں سے MP بھی ہیں اور بڑی اہم شخصیت مانے جاتے ہیں. یہاں سے میری 2 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑے دل سے کہا کہ آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ نشاندہی کریں. بے شک میں خود بھی کہیں پہ کوئی غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں. تو ابھی بھی ہم بتائیں گے سردار صاحب کو کہ ان کے علاقے میں اس وقت لوگ بے چین ہیں, اس وقت بے آسرا ہیں اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہاں پر لوگوں کے پاس شناختی کارڈ تک ہیں. عائشہ, یہ نہیں ہے کہ یہ علاقوں میں لوگ ووٹ نہیں دیتے, یہ نہیں ہے کہ یہ علاقے جو ہے رجسٹرڈ نہیں ہیں پاکستان میں, یہ رجسٹرڈ ہیں. یہاں پر بجلی پہنچی ہوئی ہے, یہاں پر لوگوں کے پاس ID کارڈ تک ہیں اور یہاں پر جب ووٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ ووٹ تو لینے جاتے ہیں, تو مصیبت میں ہوتے ہیں تب وہ نظر نہیں آتے ہیں. اور میں سردار احمد علی دریشک صاحب کو ان کے حلقے کا بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اور آپ کی جو بات ہے, آپ کی جو آواز ہے, یقیناً حکومت کی عواموں تک بھی پہنچ گئی ہے اور دیکھنا چاہیے وہاں کے انتظامیہ کو کہ جو ہے یہاں کے لوگ